बेसिकली ये नेल्सन मंडेला जी हैं, जिन्हें साउथ अफ्रीका के अंदर यूरोपियन गवर्नमेंट ने देशद्रोह के अगेंस्ट में, देशद्रोह के चार्जेस में जेल में डाल दिया। और अफ्रीका के अंदर अब किसकी सरकार चल रही है सर? यूरोपियंस की सरकार। बिल ऑफ राइट्स कि भाई इंसानों के पास, हमारे देश के नागरिकों के पास कौन कौन से राइट्स होंगे वो भी हम संविधान में मेंशन करेंगे। हु मेड आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? हेलो, जय हिंद, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? आई एम समीर त्रिपाठी एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस वीडियो। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी सिविक्स का चैप्टर नंबर 2, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। आई होप जो पिछला चैप्टर हमने कवर किया था वो सभी लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया था। अगर मैं थोड़ी सी लास्ट क्लास की बात करूं तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सर डेमोक्रेसी क्या होती है और डेमोक्रेसी की जरूरत क्यों है ना। और हमने उसमें कुछ फीचर्स की बात की थी डेमोक्रेसी के अंदर कि सर डेमोक्रेसी के कुछ बेसिक फीचर्स हैं जो होने चाहिए, तभी हम उस कंट्री को डेमोक्रेसी बोल सकते हैं। जैसे आपको याद आ रहा होगा, हमने बात की थी कि कोई भी कंट्री डेमोक्रेसी तब कहलाएगी जब उसके लोगों को राइट दिया जा रहा है कि वो वोट कर सकें और अपने लीडर्स को खुद चुन सके। दूसरी चीज, चुने गए लीडर्स ही डिसीजन मेकिंग करेंगे, कोई और लोगों के बिहाफ में पावर नहीं अपने हाथ पे रख सकता है और डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकता है। फिर हमने बात की कि लोगों के पास एक रियल चॉइस होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम इलेक्शन करवा रहे हैं बट सिर्फ इलेक्शन होना ही सफिशिएंट नहीं है, लोगों के पास रियल चॉइस होनी चाहिए कि वो जिसे चाहें उसे पावर में चुन सकें। उसके बाद हमने बात की थी कि सर हर व्यक्ति को इक्वल वोटिंग राइट्स मिलने चाहिए और सभी के वोटिंग राइट्स का इक्वल वैल्यू होना चाहिए। और लास्ट में हमने एक चीज डिस्कस की थी कि जो सरकार चुनी जा रही है, ऐसा नहीं है उसके पास अनरिस्ट्रिक्टेड पावर्स हैं, उस सरकार को भी कुछ ना कुछ नियम कानूनों को मानना है और उन्हीं नियम कानूनों के तहत रूल करना है। आज के इस चैप्टर में हम इसी बारे में बात करेंगे कि आखिर वो कौन से नियम कानून हैं जो लागू होते हैं किसी भी सरकार के ऊपर, किसी भी रूलर के ऊपर, और वो कौन से नियम कानून हैं जो सिटीजन्स के ऊपर भी लागू होते हैं और उनको जो राइट्स मिलते हैं वो कौन से राइट्स हैं, वो कैसे मिलते हैं। तो दोस्तों, ये पूरा चैप्टर उसी के बारे में बात करेगा कि एक कंट्री के अंदर रिटन सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए या रिटन सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिसको सभी लोग मानते हैं, और यही रूल्स एंड रेगुलेशंस बताते हैं कि आखिर किस रूलिंग अथॉरिटी के पास कितनी पावर होगी, वो किस हद तक डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं और लोगों के पास क्या राइट्स हैं कि अगर उनके राइट्स का वायोलेशन हो रहा है या उनके साथ कुछ बुरा हो रहा है तो वो कैसे उस चीज के अगेंस्ट में खड़े हो सकते हैं, आवाज उठा सकते हैं और कैसे उस चीज का विरोध कर सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत मजा आएगा। और हम बात करेंगे साउथ अफ्रीका के बारे में, वहां से हम कॉन्स्टिट्यूशन को समझना शुरू करेंगे और एंड हम करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कि आखिर भारत का संविधान बना किस तरीके से है। बट आई होप आप सभी लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। आई नो एग्जाम नजदीक आ रहे हैं और बहुत सारा सिलेबस भी बचा हुआ है, टेंशन भी होती है, बट देखो यार, क्लास 9th है, आराम से पढ़ो, चिल करो, इतना लोड नहीं है। बहुत लंबा रास्ता है, अभी बहुत सारा कुछ पढ़ना है। 9th के बाद 10th आएगा, 11th आएगा, 12th आएगा, राइट? तो इसको ना अपना एक पार्ट ऑफ लाइफ बना लो, पढ़ाई को अपना एक पार्ट ऑफ लाइफ बना लो, उसको एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी या ड्यूटी की तरह मत लो, उसको एक अपनी लाइफ का पार्ट बना लो कि हाँ सर ये एक पार्ट है, हम एक जर्नी पे हैं और ये एक पार्ट है और इस पार्ट को हमें फुलफिल करना है, दैट्स सिंपल। और इतना लोड लेके मत पढ़ो, पहली चीज यही कि लोड नहीं लेना है हमको, चिल करो, इत्मीनान से पढ़ो, मजे से पढ़ो, चीजों को सीखो। एज आई ऑलवेज से कि सीखने वाली मेंटेलिटी अपने अंदर डेवलप करनी है हमें, ठीक है? हमें अपने अंदर ये लेकर आना है कि हमें सर हर रोज कुछ नया सीखना है, हमें हर सब्जेक्ट से कुछ सीखना है, हर लेक्चर से कुछ सीखना है, हर क्लास से कुछ सीखना है। ट्रस्ट मी, जब सीखना शुरू कर देंगे ना आपको ये बोरिंग लगना बंद हो जाएगा और बहुत मजा आना शुरू हो जाएगा, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं हम इस चैप्टर को। एक डेमोक्रेसी के अंदर हमने लास्ट क्लास में बात की थी कि भाई एक रूलर के पास ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड पावर है, कि हमने ये बोला कि डेमोक्रेसी के अंदर लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं, ठीक है सर, लेकिन चुनने के बाद क्या ऐसा हो गया कि अब उस रूलर के पास अनलिमिटेड पावर है? नहीं सर, उसको भी कुछ नियम कानूनों, रूल्स रेगुलेशंस को मानना पड़ेगा, राइट? सेम सिटीजन्स के ऊपर भी कुछ रूल्स हैं कि भाई हर सिटीजन के ऊपर भी कुछ नियम कानून लागू होते हैं कि भाई हमें दूसरे को हानि नहीं पहुंचानी है, दूसरे के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना है, उसकी प्रिवेसी, उसके रिलीजन, उसके कस्टम ट्रेडिशंस की रिस्पेक्ट करनी है और हमें हर एक व्यक्ति के साथ अच्छा व्यवहार करते हुए चलना है। बिल्कुल सही सर। तो हमने क्या देखा कि भाई कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो सिटीजन्स को भी मानने होते हैं और सरकार को भी मानने होते हैं। इन्हीं सब रूल्स को हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशंस। इन्हीं सब रूल्स को हम जब साथ में लेकर आते हैं तो उनको बोलते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन। एक कॉन्स्टिट्यूशन रिटन सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है कि आपने एक देश के अंदर सारे नियम कानूनों को लिख दिया है और अब ये जो नियम कानून है ये सुप्रीम है, मतलब ये सब सर्वोपरि है, ये सबसे ऊपर है। देश के अंदर हर एक व्यक्ति, हर एक नागरिक, हर एक सरकार, हर एक नेता को इन नियम कानूनों को मानना है और नियम कानूनों से ऊपर कोई भी नहीं है। तो ये जो सुप्रीम लॉ है जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं,
यही है जिसके कारण एक देश के अंदर सभी लोग सुकून से रह पाते हैं बिना लड़ाई झगड़े के। ये सिटीजन्स को उनके राइट्स देता है, सरकार को उसकी पावर देता है और ये बताता है कि सरकार आखिर कैसे चलेगी। कॉन्स्टिट्यूशन को और डिटेल में हम समझेंगे साउथ अफ्रीका के एग्जाम्पल से। साउथ अफ्रीका के एक बहुत ही फेमस लीडर हैं, आप सभी ने इनके बारे में सुना होगा और आपने इनको देखा भी होगा। ही इज नन अदर देन नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला जी ने एक बात कही थी कि भाई मैंने ब्लैक मेजॉरिटी के अगेंस्ट में भी लड़ाई लड़ी है, मैंने व्हाइट मेजॉरिटी के अगेंस्ट में भी लड़ाई लड़ी है। उनका यह मानना था कि भाई देखो, मैं किसी भी कलर या किसी भी धर्म या किसी भी जाति को सपोर्ट नहीं करता हूं और मैं ये नहीं कहता हूं कि किसी भी एक ग्रुप के लोगों के हाथ में ही सारी सत्ता होनी चाहिए। लोगों को मिल बांट कर रहना चाहिए, राइट। मैं एक ऐसी सोसाइटी का सपना देखता हूं जो कि डेमोक्रेटिक है और जहां पर सभी लोगों के पास इक्वल हक है, जहां पे सभी लोग साथ में खुशी खुशी अच्छे से रह रहे हैं और जहां पर उनके बीच में कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं है, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। यही वो आइडियल है जिसके लिए मैं जिंदगी जी रहा हूं और जिसके लिए मैं लड़ रहा हूं, और यही वो आइडियल है जिसके लिए मैं मर भी सकता हूं। तो ओवर एंड ऑल व्हाट ही इज ट्राइंग टू से इज कि वो एक ऐसे देश का निर्माण करना चाहते थे, या वो ऐसे एक देश का सपना देखते हैं जहां पर रह रहे सारे लोग इक्वल हैं, सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिल रहा है, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं और किसी के बीच में कोई भी लड़ाई नहीं है। तो आखिर ऐसा कहने का रीजन था क्या? बेसिकली ये नेल्सन मंडेला जी हैं जिन्हें साउथ अफ्रीका के अंदर यूरोपियन गवर्नमेंट ने देशद्रोह के अगेंस्ट में, देशद्रोह के चार्जेस में जेल में डाल दिया। ये कहानी पूरी शुरू होती है, आगे हम बात करेंगे, ये कहानी पूरी शुरू होती है यूरोपियन कॉलोनाइजेशन से। 17वीं शताब्दी में आपको पता है कि यूरोप के लोग निकल पड़े थे अलग अलग देशों पर कब्जा करने के लिए। यूरोपियंस के अंदर एक चीज थी जिसको बोलते हैं रेशियल सुपीरियोरिटी। आपने आर्यन रेस थ्योरी के बारे में सुना होगा, नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर वाले चैप्टर में भी हम इसके बारे में बात करेंगे कि किस प्रकार से हिटलर खुद को सुप्रीम मानता था। वो मानता था कि जो आर्यन रेस है दैट इज द सुप्रीम रेस, आर्यन रेस। अब आप पूछेंगे सर ये रेस का मतलब क्या होता है? रेस का मतलब होता है बच्चे कलर, रेशियल कलर। हिटलर क्या मानता था कि भाई व्हाइट जो ब्राइट कलर के लोग हैं, जो व्हाइट लोग हैं, जिनकी ब्लू आंखें हैं, जिनके ब्लॉन्ड बाल हैं, वो सुपीरियर रेस है। मतलब इस कलर के जो लोग हैं वो सुपीरियर हैं, वो सुप्रीम है, और बाकी जो डार्क कलर्ड के लोग हैं वो सबसे नीचे हैं और उनके पास कोई भी राइट्स नहीं होने चाहिए, वो बिल्कुल भी सरवाइव करने के लायक नहीं है और वो बहुत कमजोर है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ आर्यन रेस को बढ़ावा देना है और बाकी सबको दबा कर रखना है। सेम चीज हमें देखने को मिलती है जब यूरोपियंस अलग अलग देशों में जाना शुरू किए, तो उन्होंने क्या बोला कि बिकॉज हम लोग रेशियली ज्यादा सुपीरियर हैं, हम लोग आपसे गोरे हैं और आप लोग काले हैं, आप लोग बहुत इंफीरियर हैं। जैसे हमारे भारत में कास्ट सिस्टम चलता है, उसी प्रकार से फॉरेन कंट्रीज के अंदर रेशियल सिस्टम चलता है, जहां पे ब्लैक्स को, ब्लैक कलर्ड पीपल को इंफीरियर माना जाता है कि नहीं, दे आर नॉट केपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग, वो अलग है, वो गलत है, वो अछूत है, उनसे दूर रहना है, उनको बुरा ट्रीट करना है। सेम तरीके से जब यूरोपियंस अफ्रीका पहुंचे तो अफ्रीका के ऊपर उन्होंने डोमिनेशन करना शुरू किया, अफ्रीका को उन्होंने कब्जा करना शुरू किया और लार्ज स्केल में यूरोप से लोग निकलकर अफ्रीका में जाकर सेटल होना शुरू हुए। अब जब उन्होंने अफ्रीका में सेटल होना शुरू किया तो उन्होंने सेम रेशियल सुपीरियोरिटी और इंफीरियोरिटी का कॉम्प्लेक्स जो है लोगों के बीच में डेवलप करना शुरू किया। उन्होंने वहां पर एक सिस्टम डेवलप किया जिसको कहा गया अपार्थीड सिस्टम। ये अपार्थीड सिस्टम क्या होता है? अपार्थीड इज द सिस्टम ऑफ रेशियल सेग्रीगेशन, जहां पर क्या किया गया कि ब्लैक्स और व्हाइट्स को पूरी तरीके से सेपरेट कर दिया गया। व्हाइट्स को सारे राइट दिए जाने लगे, वहीं पे ब्लैक्स को एकदम ही मार्जिनलाइज कर दिया गया, साइडलाइन कर दिया गया, जैसा कि भारत में अनटचेबल्स के साथ किया गया था कि आपको दूर रहना है, आप उन जगहों पर नहीं जा सकते हैं जहां पर व्हाइट्स रह रहे हैं, और ये सारी चीजें होने लगी। नेल्सन मंडेला जी ने इसी के अगेंस्ट, इसी के विरोध में आवाज उठाई और वहां पर अफ्रीका के अंदर बिकॉज यूरोपियंस ने कब्जा किया हुआ था तो सरकार भी यूरोपियन ही चला रहे थे। तो जब नेल्सन मंडेला जी ने इसके अगेंस्ट में विरोध किया कि भाई आप इस प्रकार की व्यवस्था नहीं स्थापित कर सकते, एक तो आप हमारे ही घर में घुसकर हमें ही इंफीरियर बता रहे हैं, ये चीज मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। जब उन्होंने इस चीज का विरोध किया तो नेल्सन मंडेला जी को जेल में डाल दिया गया। किस चीज के प्रति? ट्रीजन के प्रति। ट्रीजन का मतलब क्या होता है? देशद्रोह, कि भाई ये देशद्रोह कर रहे हैं और इनको जेल में डालो। तो ट्रीजन के लिए इनको देशद्रोह के चलते इनको जेल में डाल दिया गया। उनके साथ 7 और लीडर्स को लाइफ इंप्रिजनमेंट दे दिया गया कि आप जब तक जीवित रहेंगे जेल में रहेंगे। कब? 1964 में। क्यों? क्योंकि ये लोग अपोजिशन कर रहे थे किसका? अपार्थीड सिस्टम का। अगले 28 साल तक रॉबन आइलैंड में एक प्रिजन था, रॉबन आइलैंड में एक प्रिजन था। ये प्रिजन का मतलब होता है जेल। ये जेल वन ऑफ द, जैसे काला पानी की जेल आपने सुनी होगी ना, ये जेल वन ऑफ द मोस्ट ड्रेडेड, बहुत भयंकर, बहुत ही खतरनाक जेल थी। ऐसी जगहों पे, दूर दराज के इलाकों में बनाई गई थी जहां तक किसी इंसान का पहुंच पाना भी इम्पॉसिबल था। उस जेल में 28 साल तक नेल्सन मंडेला को रखा गया और उन्हें टॉर्चर किया गया।
अब ये सारी कहानी शुरू कहां से होती है? ये सारी कहानी शुरू होती है सर, मैंने जो आपको बताया कि यूरोपियन कॉलोनाइजेशन से। 17वीं शताब्दी से क्या होता है, यूरोपियंस निकल पड़े अलग अलग देशों पर कब्जा करने के लिए, ठीक है, यूरोपियंस कॉलोनाइजेशन। अब चूंकि अफ्रीका उनके बगल में ही था, सबसे वो पहले पहुंचे अफ्रीका, और अफ्रीका को जाकर उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया। आप लोग इसके बारे में आगे जाकर भी पढ़ेंगे कि अफ्रीका को उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया। अफ्रीका को अपने कब्जे में करने के बाद यूरोप से काफी सारे लोग जो जाकर यूरोपियन सेटलर्स अफ्रीका में जाकर सेटल होने लग गए, ठीक है सर। अब अफ्रीका के जो लोग थे वो बेसिकली ब्लैक थे और कलर्ड थे। इंडिया के भी कुछ लोग अफ्रीका में रह रहे थे, तो ब्लैक और कलर्ड पीपल थे। वहीं पे यूरोपियंस जो थे ये वाइट थे, ये गोरे थे। तो ये खुद को सुपीरियर मानते थे, ये खुद को सुपीरियर मानते थे और इनको इंफीरियर मानते थे। सुपीरियर का मतलब कि हम आपसे ज्यादा बेटर है, इंफीरियर का मतलब आप हमसे नीचे हो। और इसी चीज को स्टैब्लिश करने के लिए इन्होंने एक सिस्टम निकाला विच वाज कॉल्ड अपार्थीड सिस्टम। अपार्थीड एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंदर कलर के आधार पर रंग भेद किया जाता है, जहां पर कलर के आधार पर आपको समाज में पोजीशन दी जाती है कि भाई अगर आप व्हाइट हैं तो आपके पास सुपीरियर पोजीशन है, आप अगर ब्लैक हैं तो आपके पास इंफीरियर पोजीशन है। आपको बुरी तरीके से ट्रीट किया जाएगा अगर आप ब्लैक हैं, और अगर आप व्हाइट हैं तो आप ऊपर हैं, आप सुप्रीम हैं, आप हमारी कम्युनिटी का हिस्सा हैं। यही व्यवस्था यूरोपियंस ने अफ्रीका में स्थापित की। अपार्थीड ये क्या है? इट इज अ सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, रंग भेद, रेशियल रंग भेद पर आधारित एक व्यवस्था है, जहां पर व्हाइट यूरोपियंस ने इस व्यवस्था को अफ्रीका में स्टैब्लिश किया। यूरोपियंस गए वहां पर जाकर सेटल हो गए और अफ्रीकन को बोला कि नहीं भाई तुम ब्लैक हो, तुम दूर रहो। अब देखो अफ्रीकन के ब्लैक होने का एक बहुत ही सिंपल सा रीजन है। आपको मैंने फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था ज्योग्राफी का, अगर आपको याद आ रहा हो, और मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो ये लैटिट्यूड्स होते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, सन की रेज इसके ऊपर डायरेक्टली पड़ती है। यहां पर थ्रू आउट द ईयर डायरेक्टली सन रेज पड़ती है। और अगर आप मैप खोलकर अफ्रीका का मैप देखेंगे तो आप पाएंगे कि अफ्रीका एक लौता ऐसा कॉन्टिनेंट है जो इन तीनों ट्रॉपिक्स के बीच में बसा हुआ है। यू विल रियलाइज अफ्रीका एक लौता ऐसा कॉन्टिनेंट है जो इन तीनों ट्रॉपिक्स के बीच में बसा हुआ है, मतलब वो तीनों ट्रॉपिक्स को कवर कर रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब यहां पर आप देखेंगे कि ऑब्वियस सी बात है, अफ्रीका में आप किसी भी पार्ट में चले जाइए, थ्रू आउट द ईयर वहां पे कड़ी धूप पड़ रही है, थ्रू आउट द ईयर वहां पे कड़ी धूप पड़ रही है, बहुत जबरदस्त गर्मी पड़ रही है। एंड यही कारण है कि अफ्रीका के लोग उनका कलर ज्यादा ब्लैक है। जैसे आप साउथ इंडिया को देख लीजिए, इंडिया में, साउथ इंडिया में लोगों का कलर ज्यादा ब्लैक क्यों है? रीजन बीइंग कि साउथ इंडिया जो है वो इक्वेटर के ज्यादा नजदीक है, इक्वेटर के ज्यादा नजदीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इक्वेटर के बीच में पड़ रहा है, और इस पे सबसे ज्यादा धूप पड़ती है। हमने इसके बारे में बात की, और यही कारण है कि दीज पीपल आर डार्क इन कलर। ये ज्योग्राफिकल लोकेशन के कारण है, इसका रेस की सुपीरियोरिटी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन यूरोपियंस ने क्या बोला, भाई वो जिस भी इलाके पे जाते, जैसे उन्होंने भारत को भी अपना गुलाम बनाया हुआ था, भारत पर भी उन्होंने कब्जा किया हुआ था, लेकिन भारत पर इनडायरेक्ट कब्जा किया हुआ था। अफ्रीका में उन्होंने क्या किया, अफ्रीका पे कब्जा तो किया ही, साथ में वहां जाकर सेटल भी हो गए। उन्होंने अफ्रीका की जमीन को अपने कब्जे में कर लिया और वहां पर जाकर सेटल होना शुरू हो गए। और उन्होंने इस चीज को जस्टिफाई कैसे किया कि देखो भाई हम लोग आर्यंस हैं, हम सुपीरियर हैं, हम व्हाइट कलर के हैं, तो हम सुपीरियर हैं, हम आपसे ज्यादा अच्छे हैं, और हमारा ये हक है कि हम आपको अपने नीचे रखें, आपको अपना गुलाम बनाएं। और अफ्रीका के लोगों के साथ उन्होंने बुरा व्यवहार करना शुरू किया। तो ये रंग भेद के आधार पर जो व्यवस्था उन्होंने स्थापित की, इट वॉज कॉल्ड अपार्थीड सिस्टम। 17वीं और 18वीं शताब्दी में यूरोप से कई सारी कंट्रीज जो हैं वो निकल पड़ी व्यापार करने के लिए अलग अलग देशों में, और इसी व्यापार के दौरान उन्होंने कई सारे देशों को अपना गुलाम भी बनाया। हम भारत की कहानी भी पढ़ेंगे अगले साल। तो भारत को भी उन्होंने अपना गुलाम बनाया, भारत के ऊपर भी उन्होंने अपना कब्जा किया, भारत का कॉलोनाइजेशन किया। यूरोप बेसिकली करता क्या था, दूसरी कंट्रीज के ऊपर कब्जा जमा कर उनके रिसोर्सेज अपने देश में ले जाता था और उससे अपना विकास करता था। तो भाई अफ्रीका के अंदर उन्होंने क्या किया, उन्होंने किया सेटलर कॉलोनाइजेशन। इसको क्या बोलते हैं, सेटलर कॉलोनाइजेशन। सेटलर कॉलोनाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि मैं किसी नई जगह पे गया और अपने साथ बहुत सारे लोगों को ले गया और मैंने उनको वहां पर सेटल कर दिया, और फिर बोल दिया कि अब ये घर मेरा हो गया। सपोज कि मैं किसी और के घर में घुसा अपनी फैमिली के साथ और मैं उस घर में रहने लग गया, और अब मैंने धीरे धीरे करके ये बोल दिया कि नहीं ये घर अब मेरा है। दिस इज नोन एज सेटलर कॉलोनाइजेशन। यही कॉलोनाइजेशन अफ्रीका के अंदर यूरोपियंस ने किया। कॉलोनाइजेशन का मतलब होता है किसी भी दूसरी कंट्री के ऊपर कब्जा करना उसके रिसोर्सेज के लिए, ठीक है। दिस इज नोन एज कॉलोनाइजेशन, कि एक कंट्री जब दूसरी कंट्री के ऊपर कब्जा कर ले उसके रिसोर्सेज के लिए, तो उसको बोलते हैं कॉलोनाइजेशन। तो सेटलर कॉलोनाइजेशन क्या हुआ कि एक कंट्री ने दूसरी कंट्री के ऊपर कब्जा किया, कैसे, अपने यहाँ के लोगों को वहां भेजकर और वहां पर सेटल कराकर। कई सारे व्हाइट्स
साउथ अफ्रीका में जाकर सेटल हो गए और वहां के लोकल रूलर बन गए। उन्होंने ब्लैक अफ्रीकन्स के ऊपर कब्जा करना शुरू कर दिया और उनको हटाकर खुद वहां पर सरकार बनानी शुरू कर दी और रूल करना शुरू कर दिया। तो ब्लैक्स को हटा दिया गया है और अफ्रीका के अंदर अब किसकी सरकार चल रही है सर? यूरोपियंस की सरकार। अब यूरोपियंस ने अपनी सरकार बनानी शुरू की और उन्होंने रूल करना शुरू कर दिया और उन्होंने एक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया विच वाज कॉल्ड अपार्थीड सिस्टम। अपार्थीड सिस्टम में क्या किया गया था? लोगों को उनके रंग के आधार पर अलग अलग डिफरेंशिएट कर दिया गया था। जैसे साउथ अफ्रीका के जो नेटिव पीपल थे, नेटिव का मतलब होता है लोकल पॉपुलेशन, वहां के जो ओरिजिनल लोकल लोग थे उनको ब्लैक कहा जाने लगा। देवर ब्लैक इन कलर, ठीक है, देवर ब्लैक इन कलर। अफ्रीका की जो 3/4 पॉपुलेशन थी वो इन्हीं ब्लैक्स की थी। तो बाकी के बचे हुए पॉपुलेशन में कौन? सर इन दो ग्रुप्स के अलावा व्हाइट, ब्लैक, एक तीसरा ग्रुप था जिनको कलर्ड पीपल कहा जाता है। जैसे हम भारत के लोग हैं ना, हम ना ही बहुत गोरे हैं ना ही बहुत काले हैं, तो हमें यूरोपियंस क्या बोलते थे? हमें यूरोपियंस बोलते थे कलर्ड पीपल, राइट। मिक्स रेस के लोग जो कि इंडिया से आए हुए थे उनको कलर्ड पीपल कहा जाने लगा। तो देयर वर टोटल 3 रेसेस एट दिस टाइम इन अफ्रीका। रेस का मतलब समझ गए ना? कलर। कौन कौन सी? व्हाइट, ब्लैक्स, कलर्ड। कौन कौन है? व्हाइट में सर यूरोपियंस, ब्लैक में सर अफ्रीकन्स, कलर्ड में सर इंडियन और मिक्स्ड रेस। रेस का मतलब याद रखना, ठीक है? अब रेस से कभी कंफ्यूज मत होना। जब भी रेस बोलेंगे तो रेस वो भागने वाली रेस नहीं, यहां पर रेस का मतलब होता है कलर, है ना? तो कलर के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं होगा। व्हाइट रूलर्स ने क्या करना शुरू किया? जितने भी नॉन व्हाइट्स हैं उनको इंफीरियर, उनको निचला, उनको नीचे रखना शुरू किया। बोले कि नहीं भाई, आप लोग किसी काम के नहीं हो, आप लोग नीचे रहो, हम सुपीरियर हैं, हम आपसे ज्यादा बेहतर हैं, आप लोग आप किसी काम के नहीं हो, आप नीचे ही रहो, हमारा ये हक है कि हम आपको रूल करेंगे। क्यों? क्योंकि आप ब्लैक कलर के हैं, आपके जीन्स उतने डेवलप नहीं है। हिटलर ने भी तो यही किया था ना, ज्यूस को मारने का रीजन यही बताया था उसने, या बाकी ट्राइबल कम्युनिटीज को, पास्टोरलिस्ट कम्युनिटीज को मारने का रीजन उसने यही दिया कि वी आर आर्यन रेस, और आर्यन रेस जो है वो सुप्रीम है। और दुनिया का कॉन्सेप्ट वही बोलता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कि जो सबसे फिटेस्ट होगा वही सर्वाइव करेगा। तो आर्यन रेस सबसे ज्यादा फिट है, तो पूरी दुनिया में हमें सिर्फ आर्यन रेस ही चाहिए। तो यूरोपियंस ने यहां पर सेम यही काम करना शुरू किया। ऑल्दो ये मारते भी थे लेकिन लार्ज स्केल में हिटलर वाला काम नहीं किया, लेकिन हाँ सेग्रीगेशन करना शुरू किया, डिफरेंशिएशन करना शुरू किया कि व्हाइट और ब्लैक्स दोनों अलग अलग होंगे और व्हाइट्स के पास सारी पावर होगी, ब्लैक्स को वहीं पर नीचे रखा जाएगा, उनसे सिर्फ गुलामी करवाई जाएगी। नॉन व्हाइट्स को कोई भी वोटिंग राइट्स नहीं दिए जाते थे, ठीक है। और ये सिस्टम इतनी बुरी तरीके से स्टैब्लिश किया गया था कि देखो भाई, नॉन व्हाइट्स को वोटिंग राइट्स नहीं दिए जा रहे हैं, ठीक है। जिन इलाकों में ये यूरोपियन या व्हाइट पीपल रह रहे हैं वहां पर ब्लैक्स का जाना अलाउड नहीं था, और अगर इनको काम के कारण से वहां जाना पड़ रहा है तो इनको पास दिए जाते थे कि भाई ये लो पास और परमिट, और तभी तुम इन इलाके में जा सकते हो, नहीं तो तुम्हें जाने के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा। तुम पब्लिक प्लेसेस, शॉप्स, चर्च, इन सब जगहों पर नहीं जा सकते हो जहां व्हाइट जा रहे हैं। तो आप समझेंगे कि सेटलमेंट को ही अलग कर दिया गया है। व्हाइट्स अलग अच्छी जगह पे रहेंगे, वहीं ब्लैक्स को दूसरी गंदी जगह पर रखा जाने लगा। व्हाइट्स के इलाकों में ब्लैक्स का जाना अलाउड नहीं था, और अगर वो जाते थे तो उनको बुरी सजा दी जाती थी, और अगर किसी काम के कारण उनको जाना पड़ रहा है तो उनको परमिट दिए जाते थे। गेटिंग माई पॉइंट? ये पूरी तरीके से ब्लैक्स के लिए बहुत ऑब्रेसिव और बहुत बुरा व्यवस्था थी, अपार्थीड सिस्टम जो थी। उनको व्हाइट के एरियाज में नहीं रहने दिया जाता था। इनफैक्ट व्हाइट एरियाज में वो तभी काम कर सकते थे जब उनके पास परमिट होता था। ट्रेन, बस, टैक्सी, होटल, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, लाइब्रेरी, सिनेमा हॉल, थिएटर, बीच, स्विमिंग पूल, पब्लिक टॉयलेट, हर एक चीज को सेपरेट कर दिया गया। मतलब आप समझ रहे हैं, जो हमारी पब्लिक एमिनिटीज हैं, हर एक चीज को सेपरेट कर दिया गया था व्हाइट्स और ब्लैक्स के लिए। इस सिस्टम को बोला जाता था सेग्रीगेशन, अलग अलग करना। सेग्रीगेशन, या सिंपल शब्दों में कहें सेपरेशन। अफ्रीका के अंदर ही अफ्रीकन्स को सेपरेट कर दिया गया। कैन यू इमेजिन? यूरोपियंस तो बाहर से आए थे, अफ्रीका के ओरिजिनल लोगों को उन्हीं के घर में सेपरेट कर दिया गया। उनको एक अलग जगह दे दी गई, उनको एक अलग जगह रहने के लिए मजबूर किया गया कि आप लोग जाइए और इन्हीं जगहों पर रहिए, और जहां व्हाइट्स रह रहे हैं आप वहां जाकर नहीं रह सकते। यू कैन नॉट लिव इन दोज प्लेसेस, यू कैन नॉट गो इन दोज प्लेसेस, और अगर आपके पास परमिट नहीं है तो आप उन जगहों पर घुस भी नहीं सकते हैं, और अगर आप घुसे तो क्या होगा? आपको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, राइट। इवन ब्लैक पीपल उन चर्चेस में भी नहीं जा सकते थे जहां पे व्हाइट्स वर्शिप कर रहे हैं।
ठीक है। ब्लैक्स कोई एसोसिएशन नहीं बना सकते थे, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बना सकते थे, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते थे, और उनके साथ जो ट्रीटमेंट हो रहा है इवन उसका भी अपोजिशन नहीं कर सकते थे कि भाई हमारे साथ अगर बुरा व्यवहार हो रहा है तो हम उसके ऊपर भी सवाल नहीं उठा सकते हैं। यू कैन अंडरस्टैंड कि ब्लैक्स की कितनी खराब हालत थी उनके ही अपने देश के अंदर। कुछ वक्त तक तो उन्होंने ठीक है चुपचाप सारी बातें सही, लेकिन आगे चलकर उन्होंने इस चीज का विरोध करना शुरू किया। 1950 से जब देश की कई सारी कंट्रीज आजाद होना शुरू हुई तो अफ्रीकन को भी ये बात समझ आई। आपको पता है 1950 वो वक्त है जब बहुत सारे देश आजाद होने शुरू हो रहे थे यूरोपियन पावर से। 1947 में भारत आजाद हुआ, 1948 में श्रीलंका आजाद हुआ, 1949 में चाइना आजाद हुआ। तो एक एक करके जब सारे देश यूरोपियन देशों से आजाद होना शुरू कर रहे थे तो अफ्रीकन ने भी ये डिमांड करनी शुरू की कि हमें भी हमारी आजादी चाहिए। 1950 से ब्लैक्स ने और कलर्ड इंडियंस ने साथ में आकर इस अपार्थीड सिस्टम के अगेंस्ट में लड़ाई लड़नी शुरू की। उन्होंने प्रोटेस्ट करने शुरू किए, स्ट्राइक करनी शुरू की, उन्होंने रैलियां निकालनी शुरू की, उन्होंने मार्चेस करने शुरू किए। इनफैक्ट एक पार्टी थी जिसका नाम था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी, अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जिसके अंदर कई सारे ग्रुप्स जो आकर जुड़े हुए थे, और ये सब ब्रिटिश या कह सकते हैं आप यूरोपियन रूल का जमकर विरोध कर रहे थे और कह रहे थे कि हमें इस अपार्थीड सिस्टम से आजादी चाहिए और हम इस सेग्रीगेशन की पॉलिसी को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते हैं। दिस वाज एएनसी जो आगे आकर विरोध कर रही थी इस यूरोपियन डोमिनेशन का, इस व्हाइट डोमिनेशन का, और इसी विरोध का हिस्सा थे नेल्सन मंडेला। और इसी कारण से 1964 में उन्हें और उनके साथ 7 और लोगों को जेल में डाल दिया गया, लाइफ इंप्रिजनमेंट दे दी गई उनको कि आप पूरी जिंदगी अब सिर्फ जेल में रहेंगे। कई सारे वर्कर यूनियन, कम्युनिस्ट पार्टीज, जो लोकल पार्टीज है ना, दूसरे देश की भी जो पार्टीज हैं, उन्होंने भी अफ्रीकन को सपोर्ट करना शुरू किया, राइट। इनफैक्ट कई सारे व्हाइट्स ने अफ्रीकन को सपोर्ट करना शुरू किया। अब देखो ऐसा नहीं है, सभी बुरे नहीं होते, ठीक है। एक चीज याद रखना, प्रेमचंद जी ने एक बहुत प्यारी सी बात कही थी कि इंसान अच्छा या बुरा नहीं होता, इंसान अच्छा और बुरा होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक इंसान के अंदर अच्छाई और बुराई दोनों होती है। आप ये नहीं कह सकते कि इंसान के अंदर सिर्फ अच्छाई ही है या बुराई भी है। अगर कोई बुरा इंसान है तो उसके अंदर अच्छाई भी है एट द सेम टाइम, और कोई अच्छा इंसान है तो उसके अंदर भी बुराइयां हैं। हम सबके अंदर होती हैं, बस मैटर ये करता है कि हम किस चीज पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। हम अपनी अच्छाइयों पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं या अपनी बुराइयों पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि आप कभी भी किसी के अंदर से पूरी तरीके से बुराइयां नहीं मिटा सकते। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं जो हर इंसान के अंदर रहते हैं। तो कुछ व्हाइट्स भी ऐसे थे, कुछ यूरोपियंस भी ऐसे थे जो अच्छे थे, जिनको लगता था कि नहीं अफ्रीकन के साथ बुरा हो रहा है। तो कई सारे व्हाइट्स ने भी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया और अपार्थीड का विरोध करना शुरू किया। इनफैक्ट कई सारी कंट्रीज ने भी, डिनाउंस का मतलब क्या होता है, विरोध करना, त्याग करना, कि भाई अपार्थीड का सिस्टम जो यूरोपियन कंट्रीज अफ्रीका में चला रही हैं, बाहर के देशों ने भी आकर इस चीज का विरोध करना शुरू किया और यूरोपियन कंट्री के ऊपर प्रेशर जमाना शुरू किया कि भाई आप ऐसा व्यवहार किसी के साथ नहीं कर सकते हैं, ये बहुत ही रेसिस्ट और अनजस्ट व्यवहार है, यू शुड नॉट डू दिस विद द पीपल। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, रेसिस्ट गवर्नमेंट इस चीज को मानने के लिए रेडी नहीं थी, यूरोपियन गवर्नमेंट इस चीज को मानने के लिए रेडी नहीं थी। जो भी लोग विरोध करते उन्हें डिटेन कर लिया जाता, मतलब जेल में डाल दिया जाता, उनको टॉर्चर किया जाता, और इनफैक्ट कई सारे लोगों को इवन मारा भी गया, मार दिया गया जिन्होंने इस अपार्थीड सिस्टम का विरोध किया। अब जैसे जैसे प्रोटेस्ट बढ़ते रहे देश के अंदर, स्ट्रगल बढ़ते रहे, नेल्सन मंडेला जी को जेल में डाल दिया तो लोगों के अंदर और गुस्सा आना शुरू हो गया। गवर्नमेंट को समझ आया कि भाई हम ज्यादा लंबे वक्त तक इस प्रोटेस्ट को विथहोल्ड नहीं कर सकते, हम इस प्रोटेस्ट को ज्यादा लंबे वक्त तक अब नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि लोगों को उनके राइट्स के बारे में पता चल गया है और वो जमकर हमारा विरोध कर रहे हैं। तो व्हाइट गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज में धीरे धीरे करके बदलाव करने शुरू किया। ये जो डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था ना, जो ऐसे नियम कानून बनाए गए थे जिससे ब्लैक्स और व्हाइट्स के बीच में डिफरेंशिएशन चल रहा था, डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था, उन्हें हटा दिया गया। पॉलिटिकल पार्टीज और मीडिया के ऊपर जो बैन लगाया हुआ था उसको हटा दिया गया। लोगों को आजादी दी गई कि अब आप अपने एसोसिएशंस बना सकते हैं। फाइनली लड़ाई कंटिन्यू रही। 28 सालों के बाद आखिरकार नेल्सन मंडेला जेल से बाहर निकले। 28 सालों के बाद नेल्सन मंडेला फाइनली जेल से बाहर निकले। 26 अप्रैल 1994 को एक नया नेशनल फ्लैग होइस्ट किया गया, ठीक है। 28 साल के बाद नेशनल मंडेला जेल से बाहर निकले और आखिरकार 26 अप्रैल 1994 को अफ्रीका आजाद हुआ और अफ्रीका का एक नेशनल फ्लैग जो है वो होइस्ट किया गया और अफ्रीका न्यूली बॉर्न डेमोक्रेटिक कंट्रीज की लिस्ट में ज्वाइन हो गया, ठीक है। इट बिकेम द न्यूली बॉर्न डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड 26 अप्रैल 1994। अपार्थीड गवर्नमेंट को एंड कर दिया गया और एक मल्टीरेशियल गवर्नमेंट बनाई गई। मल्टीरेशियल गवर्नमेंट का मतलब क्या हुआ,
एक ऐसी सरकार जहां पर अब हर रेस को इक्वल राइट्स दिए जाएंगे। आप अगर देखेंगे तो ये अपार्थीड सिस्टम का विरोध इवन गांधी जी ने भी किया था, ठीक है। नेल्सन मंडेला तो थे ही, लेकिन इनको आप देखेंगे कि गांधी जी वॉज ऑल्सो द पर्सन जो इससे पहले जाकर इसका विरोध करके आए थे। आपको पता होगा कि गांधी जी 1894 से लेकर 1893 1894 से लेकर 1915 तक अफ्रीका में ही रहे थे। गांधी जी 1915 तक अफ्रीका में ही रहे थे, और अफ्रीका में रहते हुए उन्होंने अपार्थीड का अपोजिशन किया था। तो जी हाँ, नेल्सन मंडेला जी अपनी अंदर ये खुद भी कहते हैं कि ही ओज दिस थिंग टू गांधी जी एज वेल। वो गांधी जी के भी बहुत बड़े बहुत थैंकफुल हैं कि उन्होंने आकर इस चीज का विरोध किया, इस लड़ाई को कंटिन्यू किया, और आगे चलकर नेल्सन मंडेला जी ने भी इसी को जारी रखा। नेल्सन मंडेला जी कहते हैं कि भाई देखो, हमारे जो हिस्टोरिकल एनिमीज थे, ठीक है, जब ये संविधान बना तो नेल्सन मंडेला जी ने एक फेमस स्पीच दी, और उसमें उन्होंने कहा कि जो इतिहास में आपस में एनिमीज थे, कौन थे सर? व्हाइट और ब्लैक्स। फाइनली अब वो इस चीज पर आकर अग्री कर पाए कि हम एक ऐसी व्यवस्था स्थापित करेंगे जहां पर सब लोग इक्वल हैं। हम अपार्थीड सिस्टम को खत्म करके क्या एस्टेब्लिश कर रहे हैं? डेमोक्रेटिक सिस्टम। और यहां पर अब हम सभी लोगों को इक्वली एक्सेप्ट करेंगे। ये दिखाता है कि हर इंसान के अंदर डेफिनेटली कुछ ना कुछ अच्छी बातें भी हैं, राइट। मेरी चाहत यही है कि साउथ अफ्रीकन्स कभी भी इस गुडनेस की बिलीफ को ना छोड़ें, राइट, और वो हमेशा ह्यूमन बीइंग्स और उनकी अच्छाइयों के ऊपर भरोसा रखें और इस डेमोक्रेसी को आगे बढ़ाते रहें। अब आप सोचेंगे कि सर ठीक है, साउथ अफ्रीका आजाद हो गया और वहां पर वापस से अफ्रीकन्स का रूल हमने स्टैब्लिश करने की बात की, तो ऑब्वियस सी बात है उनके मन में ये भाव तो होगा कि हमें व्हाइट से बदला लेना चाहिए। अब जो व्हाइट्स ऑलरेडी अफ्रीका में आकर सेटल हो चुके हैं, उनके साथ क्या उन्होंने बुरा व्यवहार किया? क्या उनको भी सेम उसी तरीके से उन्होंने रेशियली सेग्रीगेट करना शुरू किया? क्या उनके साथ भी बुरा व्यवहार किया? क्या उनको भी मारा पीटा? क्या उनकी भी प्रॉपर्टी छीन ली? क्या उनके अगेंस्ट में भी नियम कानून बनाए कि अब आप ब्लैक के एरियाज में नहीं आ सकते? क्योंकि व्हाइट्स ने तो यही किया था। जब व्हाइट्स की सरकार थी तो उन्होंने ब्लैक्स को एकदम साइडलाइन कर दिया था। तो क्या ब्लैक्स ने भी सेम यही व्यवहार किया? नहीं। ऑल्दो जब साउथ अफ्रीका आजाद हुआ तो ऑब्वियस सी बात है कि व्हाइट और ब्लैक्स दोनों के ही मन में कई सारे डिस्ट्रस्ट रहे होंगे, कई सारे सवाल रहे होंगे, कई सारी ऐसी चीजें रही होंगी जिसके चलते वो एक दूसरे के ऊपर इतना जल्दी ट्रस्ट नहीं कर सकते थे। ऑब्वियसली उनके अंदर आक्रोश और गुस्सा भी रहा होगा कि हमारे साथ इतिहास में जो बुरा व्यवहार हुआ है हमें इसका बदला लेना है, और जो व्यवहार इन्होंने हमारे साथ किया है हम भी उन्हीं के साथ वैसा व्यवहार करेंगे। लेकिन अफ्रीका का ये जो मॉडल है हमें एक बहुत ही अच्छी बात दिखाता है कि इन्होंने ऐसा कुछ ना करते हुए एक मिडिल पाथ निकाला और क्या डिसाइड किया कि भाई हम सब अब मिलजुल कर रहेंगे। जब न्यू डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हुई साउथ अफ्रीका के अंदर तो ब्लैक लीडर्स ने क्या बोला? ब्लैक लीडर्स ने क्या बोला कि हम व्हाइट्स के अगेंस्ट में कोई भी एट्रोसिटीज नहीं करेंगे। एट्रोसिटीज का मतलब क्या होता है? मारपीट, बुरा व्यवहार हम नहीं करेंगे और सबको इक्वली ट्रीट करेंगे, ठीक है। माना हम पावर में अगर आ भी गए तो भी हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे कि हम व्हाइट से बदला लेने जा रहे हैं। बात समझे? हम व्हाइट से बदला लेने जा रहे हैं। अल्टीमेटली व्हाइट और ब्लैक्स साथ में आए, व्हाइट और ब्लैक्स साथ में आए। एक तरफ तो वो पार्टी थी जिसने ब्लैक लोगों को मारा पीटा, एक तरफ वो पार्टी थी जो ब्लैक्स के राइट्स के लिए लड़ रही थी। दोनों पार्टी आखिरकार साथ में आई। उन्होंने डिसाइड किया कि ठीक है, हम सारी पुरानी बातों को भूलते हैं और साउथ अफ्रीका के लिए एक नया संविधान बनाते हैं जहां हर एक व्यक्ति, हर एक महिला, हर एक इंसान को इक्वल राइट्स दिए जाएंगे, सोशल जस्टिस दी जाएगी और हम डेमोक्रेसी के आइडियल्स पर भरोसा रखेंगे, इक्वालिटी के आइडियल्स पर भरोसा रखेंगे। 2 साल तक लंबी चर्चा करने के बाद दुनिया का वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया साउथ अफ्रीका के अंदर। यह कॉन्स्टिट्यूशन अपने लोगों को सबसे एक्सटेंसिव राइट्स दे रहा था, सबसे एक्सटेंसिव जुडिशियल राइट्स और आप कह सकते हैं लीगल राइट्स दे रहा था। They believed in the idea of equality between men and women, democratic values, social justice और human rights की बात की और उन्होंने कहा कि हम सभी लोगों को इक्वल राइट्स देंगे और सबके साथ मिलजुल कर काम करेंगे। एक ऐसा राज्य जिसको 1994 तक सभी लोगों ने छोड़ा हुआ था, जो सभी लोग जिस राज्य के बारे में जानते भी नहीं थे, 1994 में उन्होंने एक ऐसा संविधान बनाया, एक ऐसी सरकार बनाई जो आगे आने वाले देशों के लिए एक मिसाल बन गया। जिस संविधान के अंदर उन्होंने इक्वालिटी, जहां पे उन्होंने जस्टिस, जहां पे उन्होंने फ्रीडम और डेमोक्रेसी की बात की। एक ऐसा देश जहां पर पहले व्हाइट्स ने ब्लैक्स के ऊपर इतने कड़े जुल्म ढाए, बाद में वो सब मिलकर साथ में रहे और उन्होंने एक कॉमन संविधान बनाया जहां पर सभी को इक्वल राइट्स दिए गए। नो मैटर वॉट, वो व्हाइट हो या ब्लैक हो, सबको इक्वल राइट दिए गए। और यही चीज है जो साउथ अफ्रीका के संविधान को बहुत स्पेशल बनाता है कि ठीक है, हमारे साथ किसी ने कितना ही बुरा क्यों ना किया हो, एट द एंड हर चीज का सोल्यूशन लड़ाई या मारपीट नहीं है।
ठीक है, कई बार शांति वार्ता या इक्वालिटी भी बहुत अच्छी चीज होती है, और सालों चलने वाली लड़ाई को रोकने के लिए ऑब्वियस सी बात है हमें कभी ना कभी तो आगे आकर स्टेप लेना है। तो ये स्टेप लिया गया और कोशिश यही की गई कि ठीक है सर, अब व्हाइट और ब्लैक्स के बीच में जो लड़ाई चल रही थी उसको खत्म किया जाए, और हम आगे आकर हमारी जो मल्टी एथनिक आइडेंटिटी है, जो हमारे डिफरेंसेस हैं, यही हमारी प्रतीक, यही हमारी पहचान बननी चाहिए कि हम एक साउथ अफ्रीकन नेशन का हिस्सा हैं। हम अलग अलग कल्चर, अलग अलग रंग, अलग अलग भाषा, अलग अलग जाति से आते हैं, लेकिन फिर भी हम एक देश का हिस्सा हैं, और यही अफ्रीका को बहुत ही खूबसूरत बनाता है। ठीक है, यही अफ्रीका को बहुत ज्यादा खूबसूरत बनाता है, और यही कारण है कि इसको रेनबो नेशन भी कहा जाता है। रेनबो नेशन, एक रेनबो में जिस प्रकार से बहुत भिन्न भिन्न कलर्स होते हैं, सेम अफ्रीका के अंदर ही उतने ही विभिन्न जातियां हैं, कल्चर हैं, उतने ही विभिन्न भाषाएं हैं। यू कैन सी हियर रेनबो नेशन। साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन इसी के बारे में बात करता है। साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन पास्ट और फ्यूचर दोनों की बात करता है। एक तरफ तो वो एक सीरियस पैक्ट है साउथ अफ्रीकन्स का कि भाई हम सब साथ में हैं, राइट। हम दोबारा से इस चीज को रिपीट नहीं होने देंगे, किसी भी ग्रुप ऑफ पीपल का डोमिनेशन दूसरे के ऊपर नहीं स्टैब्लिश होने देंगे। हम इस रेसिस्ट, ब्रूटल और रिप्रेसिव पास्ट को पीछे त्याग कर आ चुके हैं। लेकिन साथ ही साथ हम ये भी कहते हैं कि नो मैटर व्हाट, आप किसी भी कलर, आप किसी भी जाति, आप किसी भी भाषा से क्यों ना आते हो, हम सबको इक्वल राइट्स देंगे। हम एक ऐसी कंट्री है जहां पर हम सबको एक समान राइट्स देते हैं, और ये कंट्री सबके द्वारा शेयर की जाती है। हमें कोई मतलब नहीं है कि आप व्हाइट हैं या ब्लैक हैं, वी ट्रीट एवरीवन इक्वली। ठीक है, भले ही वो मैन हो या विमेन हो या व्हाइट या ब्लैक हो, हम सबको इक्वली ट्रीट करते हैं। यही कारण है कि साउथ अफ्रीका इतना ज्यादा एक इंपॉर्टेंट उनका जो संविधान है, ये एक लर्निंग है बाकी सारे देशों के लिए भी। अब यहीं से हमारा सवाल आता है कि व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। अब आई होप ये वाली कहानी सबको क्लियर हो गई होगी। तो अब यहीं से हम लोग आते हैं कि हमें संविधान आखिर क्यों चाहिए। ठीक है, देखो भाई, साउथ अफ्रीका का जो पास्ट एक्सपीरियंस है वो हमें दिखाता है कि यहाँ पर लोगों के बीच में बहुत बड़े भेदभाव थे। व्हाइट्स ने बहुत लंबे वक्त तक ब्लैक्स के साथ बुरा व्यवहार किया, उनके साथ एट्रोसिटीज की, उनको मारा पीटा, किलिंग की, जेल में डाल दिया, बहुत बुरा व्यवहार हुआ। ऑब्वियस सी बात है कि अगर कोई और देश होता तो वहां पर यही होता कि भाई जैसे ही व्हाइट्स की सरकार गई और ब्लैक्स की सरकार आई तो ब्लैक्स उनके साथ बदले में वही कर सकते थे। अब इस देश के अंदर दोनों लोग रह रहे हैं, ब्लैक्स और व्हाइट्स भी। ब्लैक्स कोशिश कर रहे हैं कि भाई हमारी सरकार बने ताकि दोबारा से व्हाइट्स हमारे ऊपर कब्जा ना कर पाए। व्हाइट्स को डर लगा हुआ है कि अगर ब्लैक्स की सरकार आ गई तो कहीं ये हमारे साथ वैसा ही व्यवहार ना करें जो पहले किया गया था। ऑब्वियस सी बात है कि ये दोनों चीजें, दोनों के मन में कई सारी सिक्योरिटीज, इनसिक्योरिटीज, टेंशंस, फियर रहे होंगे। बिल्कुल सही बात है। ऑपरेसर और ऑपरेस्ड, बात समझे। ऑपरेसर मतलब दूसरों को एक्सप्लॉइट करने वाला, दूसरों का शोषण करने वाला, और ऑपरेस्ड जिसका शोषण हुआ है। अफ्रीका के अंदर वो दोनों ही ग्रुप साथ में आए और उन्होंने एक न्यू डेमोक्रेसी स्थापित की, और उन्होंने क्या बात की कि हम सब साथ में रहेंगे, इक्वली रहेंगे। लेकिन क्या कभी ऐसा हो सकता है कि फ्यूचर में जाके ब्लैक्स का मन हुआ और उन्होंने व्हाइट्स के साथ बुरा बर्ताव करना शुरू कर दिया कि नहीं भाई, पास्ट में तुमने हमारे साथ ऐसा किया था तो हम उसका रिवेंज लेंगे। या व्हाइट्स ने कभी जाकर इस चीज का बदला लेने की कोशिश की और दोबारा से उन्होंने यही सिस्टम स्टैब्लिश करने की कोशिश की, तो क्या? ऐसे कई सारे सवाल थे साउथ अफ्रीकन नेशन के अंदर। हर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी चाहता था कि हमारे राइट्स को बचाया जाए, हमारे इंटरेस्ट को सेफगार्ड किया जाए, हमारे इकोनॉमिक और हमारे सोशल राइट्स को बचाया जाए। ठीक है, हम बातें कितनी भी कर लें बट डर सबके अंदर थे, फियर सबके अंदर थे। अल्टीमेटली व्हाइट और ब्लैक दोनों पार्टीज कॉम्प्रोमाइज पे आई और उन्होंने कुछ नियम कानून बनाए कि जहां पर उन्होंने सबको इक्वालिटी दी, सबको समाज के अंदर एक इक्वालिटी दी, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी, इकोनॉमिक राइट्स सबको दिए, सबको इक्वल पॉलिटिकल राइट्स दिए। व्हाइट माइनॉरिटी वो चाहती थी कि भाई ऐसा ना हो कि हमारे प्रिविलेजेस हमसे छीन लिए जाए, हमारी प्रॉपर्टी हमसे छीन ली जाए, हमें इस देश से निकाल दिया जाए। दोनों ही पार्टीज ने कुछ कॉम्प्रोमाइज किया। जैसे व्हाइट्स ने ये माना कि ठीक है, ब्लैक्स की सरकार अगर बन रही है तो बनने देंगे, हम मेजॉरिटी सरकार की बात मानेंगे, और एक व्यक्ति के पास एक वोट का रूल होगा कि हम मेजॉरिटी रूल को एक्सेप्ट करेंगे और हर व्यक्ति को वोटिंग राइट दी जाएगी, हर व्यक्ति को एक वोट दिया जाएगा और उसकी एक वैल्यू होगी, क्योंकि पहले ब्लैक्स को वोटिंग राइट नहीं दी जाती थी। तो व्हाइट्स ने इस चीज को एक्सेप्ट किया। वहीं पर उन्होंने इस चीज को भी एक्सेप्ट किया कि हर एक व्यक्ति को प्रॉपर बेसिक राइट्स दिए जाएंगे, वर्कर और पुअर्स के भी अपने खुद के राइट्स होंगे। वहीं पर ब्लैक्स ने क्या अग्री किया कि ठीक है भाई, जो मेजॉरिटी रूल होगा वो एब्सोल्यूट नहीं होगा। मतलब क्या हुआ कि मेजॉरिटी रूल का मतलब ये नहीं कि वो अपनी मनमानी चलाएंगे। उन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि मेजॉरिटी कभी भी ऐसे स्टेप्स नहीं लेगी जिससे कि माइनॉरिटी या कम संख्या वाले लोगों का कुछ भी बुरा हो, और मेजॉरिटी कभी भी व्हाइट माइनॉरिटी की प्रॉपर्टी को नहीं लेगी, मतलब उनके पास अपनी प्रॉपर्टी के राइट्स रहेंगे। लेकिन चलो ठीक है, हमने ये बातें कर भी नहीं,
लेकिन ये कॉम्प्रोमाइज स्टैब्लिश कैसे होगा? हाउ वी विल बी श्योर कि नहीं, इस चीज को आगे नहीं हटाया जाएगा या इस चीज का विरोध या इसके साथ छेड़छाड़ नहीं की जाएगी? अगर उन्होंने एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट कर भी लिया तो कैसे हम मान लें कि फ्यूचर में इस ट्रस्ट को नहीं तोड़ा जाएगा? इकलौता तरीका जो इस ट्रस्ट को बनाए रखने का था वो ये था कि आप सारे नियम कानूनों को एक जगह पे लिख लें, राइट? आप कुछ ऐसे नियम कानून सभी के लिए बना दें जो लिखे जाएं और सब उसको फॉलो करें। अबाइड बाय का मतलब सब उसको फॉलो करें, सब उसको एक्सेप्ट करें। ये नियम कानून क्या बताएंगे कि रूलर्स को कैसे इलेक्ट किया जाएगा, इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास क्या क्या पावर रहेंगी और लोगों के पास क्या क्या उनके राइट्स रहेंगे, एक सरकार क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती है, और लोगों के पास क्या राइट्स रहेंगे जो सरकार उनसे कभी छीन नहीं सकती है। जब इन्हीं सारे राइट्स को एक जगह पे लिखा गया तो वो कहलाया कॉन्स्टिट्यूशन। द बेसिक सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर अ कंट्री इज नोन एज कॉन्स्टिट्यूशन। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? The written set of rules and regulations according to which a country runs is known as constitution. अब आप इसको अपने मन से कैसे भी लिख सकते हैं कि constitution is a set of rules and regulations that defines how a country will run. It defines कि रूलर्स कैसे इलेक्ट किए जाएंगे, सरकार कैसे काम करेगी, रूलर क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, और लोगों की क्या ड्यूटीज हैं और लोगों के पास क्या क्या राइट्स हैं, राइट? ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, अब देखो ऑब्वियस सी बात है कि हमने नियम कानून तो बना दिए, लेकिन ऐसा होना कि नियम कानून सब फॉलो करें, तो आपको इन नियम कानूनों को सुप्रीम बनाना होगा। दैट मींस व्हाट, कि आपने अगर कुछ भी रूल्स बनाए हैं तो वो ऐसे हैं कि हाँ भाई अगर किसी ने नहीं माना तो उनको सजा भी मिलेगी। तो दीज नियम कानून विल बी सुप्रीम। ये रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है सुप्रीम है और कोई भी सरकार अपनी मर्जी से इनको बदल नहीं सकती है या इग्नोर नहीं कर सकती है। अब हम प्रेजेंट डे में बात करें तो भाई संविधान एक बेसिक फीचर है। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो डेमोक्रेटिक नहीं भी हैं, वहां पर भी हमें संविधान देखने को मिलता है। वेदर अ कंट्री इज डेमोक्रेटिक और नॉट, हर कंट्री के पास अपना रिटन सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस होता ही है। दैट मीन्स ये एक हर सिर्फ सरकार की बात नहीं है, सिर्फ ये किसी गवर्नमेंट या किसी कंट्री की बात नहीं है। आप लोकल लेवल पे भी आइए, आप स्कूल जाते हैं, क्या स्कूल में कुछ नियम कानून है? टाइमिंग डिसाइडेड है, कब छुट्टी होगी, कब लंच होगा, कब कौन सा पीरियड होगा। आपका ड्रेस कोड डिसाइडेड है, आपका बिहेवियर डिसाइडेड है, आपको कैसे स्कूल जाना है, कैसे आना है, कैसे एग्जाम देना है, कैसे नहीं करना है, हर एक चीज डिसाइडेड है। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बेसिक फीचर। ये रिटन सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन सिर्फ सरकार या किसी देश के लिए नहीं है, ये किसी भी लेवल पर हमें देखने को मिल सकते हैं। एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन ही क्यों ना हो, एक छोटी सी कंपनी ही क्यों ना हो, एक बड़ी कंपनी क्यों ना हो, कोई भी जगह हो, हर जगह पर कुछ बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस हमें देखने को मिलते ही हैं। इन रूल्स एंड रेगुलेशन से फायदा क्या होता है कि भाई हमें पता होता है कि किस व्यक्ति को कैसे काम करना है, क्या क्या काम होगा, सही क्या है और गलत क्या है, उसके बारे में भी हमें जानकारी होती है। और देखो एक और चीज यही है कि हर देश के अंदर अलग अलग ग्रुप ऑफ लोग रहते हैं, हर ग्रुप ऑफ लोग के अपने अलग नीड्स और डिमांड्स हैं। ऑब्वियस सी बात है कि कई बार ऐसी सिचुएशन आ सकती है जहां पर उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, उनके बीच में लड़ाइयां हो सकते हैं। जैसे साउथ अफ्रीका तो एक लौता एग्जाम्पल है। ऐसे आप किसी भी देश को उठाकर देख लीजिए, हर देश के अंदर हमें देखने को मिलेगा कि भाई हर देश के अंदर अलग अलग धर्म, जाति, भाषा को मानने वाले लोग हैं, अलग अलग बिलीव्स के लोग रह रहे हैं, और बहुत चांसेस बन जाते हैं कि उनके बीच में लड़ाइयां हो सकती हैं, टेंशन हो सकते हैं, प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। लेकिन उनके बीच में ये लड़ाइयां ना हो, वो सब खुश रहें, एक साथ रहें, एक ही जैसे नियम कानूनों को मान कर रहें, ताकि सबको इक्वली ट्रीट किया जा सके। तो क्या जरूरी हो जाता है कि हर देश के कुछ बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस हो जो एक इंसान के ऊपर इंडिविजुअली लागू होते हैं। उससे मैटर नहीं करता है कि आप किस धर्म जाति से आ रहे हैं, कुछ नियम कानून है जो सबको मानने हैं और सबके ऊपर बराबरी से लागू हो रहे हैं। ये एक सेंस ऑफ इक्वालिटी देता है हर एक सिटीजन को, राइट? कि भाई देखो हर देश में डाइवर्स ग्रुप ऑफ पीपल रहते हैं और पूरी दुनिया में अलग अलग ऐसे लोग हैं जिनके अपने अलग अलग ओपिनियंस और इंटरेस्ट हैं, राइट? कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन एक नियम कानूनों का रिटन सेट है। कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ रिटन रूल्स एंड रेगुलेशंस जिसको हर व्यक्ति एक्सेप्ट कर रहा है कि भाई हम एक देश के अंदर रह रहे हैं तो हम इसको एक्सेप्ट करते हैं, और अगर वो उस नियम कानून को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो मतलब क्या, वो एक देश के नागरिक हैं और वो ये चीज को मानते हैं कि हम इस देश के अंदर खुशी खुशी साथ में रहेंगे। अब कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन हर एक देश का सुप्रीम लॉ है जो ये बताता है कि लोगों के बीच में कैसा रिलेशनशिप रहेगा और लोगों और सरकार के बीच में कैसा रिलेशन रहेगा, जिससे कि किसी भी प्रकार का टेंशन या प्रॉब्लम ना हो पाए। ठीक है, जैसे मैं बताऊं कि भाई एक क्लास के अंदर ही कितने सारे बच्चे रहते हैं, है ना? अब किसी बच्चे की नीड कुछ है, किसी बच्चे की डिमांड कुछ है, बिल्कुल सही सर, हो सकती है। उस बीच में बहुत बार ऐसा हो सकता है कि भाई किसी की डिमांड अलग है, किसी की डिमांड अलग है, लेकिन सबको हमने कुछ नियम कानून पहले ही बता दिए हैं और सबने उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया है। तो इससे क्या फायदा हुआ कि किसी केस में लड़ाई होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं कि भाई हम सबने टाइम डिसाइड कर लिया है कि नो मैटर व्हाट सभी को 7:30 बजे या 8 बजे स्कूल आना है। इससे फायदा क्या है
कि अब कोई बच्चा ये नहीं बोल सकता कि नहीं सर मेरे को 11 बजे आना है, कोई बोल रहा है 12 बजे आना है, तो क्लास कब शुरू होगी, कैसे होगा। ये सारी प्रॉब्लम्स और टेंशंस जो है इनको सॉल्व करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है हमारा ये संविधान, राइट। तो आई होप ये कॉन्स्टिट्यूशन तक की बातें सभी लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो चलिए अब समझ लेते हैं कि संविधान की जरूरत क्या है और संविधान के बेसिक काम क्या क्या है। देखो संविधान बहुत से काम करता है, कुछ 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं। सबसे पहला, ये लोगों के बीच में ट्रस्ट डेवलप करने का काम करता है और कोऑर्डिनेशन डेवलपमेंट करने का काम करता है कि भाई अलग अलग प्रकार के लोग भी साथ में रह सके, क्योंकि सबको पता है कि सबके ऊपर बेसिक नियम कानून है। कि जैसे मेरे को पता है कि भाई मैं किसी के साथ भी जबरदस्ती मारपीट नहीं कर सकता हूं, तो मुझे पता है उसके ऊपर भी वही नियम कानून लागू हो रहा है ना। तो चूंकि सबके ऊपर एक जैसे सिमिलर नियम कानून लागू हो रहे हैं, तो लोग एक साथ एक देश के अंदर साथ में कोऑर्डिनेट करके ट्रस्ट करके रह सकते हैं। दूसरी चीज, ये स्पेसिफाई करता है कि सरकार कैसे चुनी जाएगी, किसके पास पावर होगी डिसीजन लेने की। तो ये चीज पहले से डिसाइडेड है, हमें पता है, ताकि कोई भी व्यक्ति पावर का मिसयूज ना कर पाए। तीसरी चीज, ये लिमिट्स, संविधान वो है जो लिमिट्स लगा देता है। संविधान ये बता देता है कि सरकार क्या कर सकती है क्या नहीं कर सकती है, और ये जब हमें पहले से पता है तो ऑब्वियस सी बात है कि सरकार कुछ गलत करेगी तो हम उसके ऊपर सवाल उठा सकते हैं। प्लस संविधान अपने लोगों को कुछ राइट्स देता है, कुछ मौलिक अधिकार, जैसे हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट्स है ना, 6 फंडामेंटल राइट्स, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट ऑफ रिलीजन, राइट ऑफ माइनॉरिटीज, है ना। तो इससे क्या फायदा होता है, इन सबसे क्या फायदा होता है, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, इन सबसे क्या फायदा होता है। इन सबसे फायदा सर ये होता है कि हर व्यक्ति के पास कुछ मौलिक अधिकार हैं और सरकार उस चीज का हनन नहीं कर सकती है। तो कभी भी अगर किसी इंसान के राइट्स का वायोलेशन हो रहा है, तो हमें पता है कि हमारे संविधान ने हमें क्या क्या हक दिए हैं और हम कहां पर किस प्रकार से इस सरकार के ऊपर सवाल उठा सकते हैं। चौथी चीज, ये लोगों के एस्पिरेशंस के बारे में बताता है। मतलब क्या हुआ, एक संविधान ये दिखाता है कि एक देश कैसा समाज बनाना चाहता है। एक संविधान ये दिखाएगा कि देश कैसा एक माहौल बनाना चाहता है अपने लोगों के लिए, एक अपने देश के लिए। जैसे आप देखिए किसी संविधान में लोगों को राइट्स नहीं दिए गए कि वो जो चाहे वो नहीं बोल सकते हैं। मतलब क्या हुआ कि वो अपने पॉलिटिकल आइडियाज एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं फ्रीली। तो ये क्या दिखाएगा कि सरकार को ज्यादा स्ट्रांग बनाया गया। वहीं पे एक कंट्री जहां पर लोगों को फ्रीडम दी गई है कि वो जो धर्म चाहे वो चुन सकते हैं, जो अपने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उनके पास, जब तक वो किसी और को हानि ना पहुंचा रहे हों, वो क्या दिखाएगा कि यहां पर लोग ज्यादा आजाद हैं। तो एक संविधान देश की वैल्यू को रिफ्लेक्ट करता है, वो दिखाता है कि एक देश कैसा स्टैब्लिश हम करना चाह रहे हैं। सभी देशों के अंदर हमें कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिलता है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर एक कंट्री जहां संविधान हो वो डेमोक्रेटिक हो, लेकिन हाँ जो भी कंट्रीज डेमोक्रेटिक है वहां पर संविधान होता ही होता है। जैसे आप देखेंगे कि वर्ल्ड वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद ब्रिटेन से जब लड़ाई लड़ी गई तो 1776 के आसपास अमेरिका आजाद हुआ और उन्होंने अपना संविधान बनाया। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद फ्रांस ने अपना संविधान बनाया, है ना। फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद फ्रांस ने अपना संविधान बनाया, याद आ रहा है ना। नेशनल असेंबली ने 1992 में एक संविधान बनाया था, 1991 में, बिल्कुल सही सर। और तब से हर डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए यह प्रैक्टिस बन गया कि वो आजाद होकर अपने लिए कुछ रिटन सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस और संविधान बनाएंगे। अब बात करते हैं मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बाद। अब जब हमें कॉन्स्टिट्यूशन समझ आ गया है और कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हमें जानकारी मिल गई है, तो चलिए अब बात करते हैं संविधान के बारे में, भारत के संविधान के बारे में कि आखिर भारत का संविधान क्या था, क्या क्या चीजें थी और कैसे हमारा भारत का संविधान बना। अब भारत के संविधान को बनाना ना कोई इजी टास्क नहीं था। भारत जब आजाद हुआ तो बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। भारत के संविधान को बनाना और भारत जैसे देश के लिए संविधान बनाना अपने आप में बहुत मुश्किल काम था। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, आपको पता है कि भारत एक ऐसा देश है जहां पे इतनी सारी डाइवर्सिटीज हैं, इतनी सारी विभिन्नताएं हैं जो कहीं और किसी देश में देखने को नहीं मिलती। इतने प्रकार के धर्म, इतनी जातियां, इतनी भाषाएं, इतने फूड, इतने लैंग्वेज, कस्टम, कल्चर, रिलीजन, बहुत डाइवर्सिटी। आप एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में चले जाइए तो भाषा बदल जाती है, उनके कस्टम कल्चर बदल जाते हैं, उनकी ड्रेसिंग हैबिट्स बदल जाती है, उनके फूड आइटम्स बदल जाते हैं। हाउ कैन यू मेक अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर सच अ डाइवर्स कंट्री, क्योंकि जितने अलग लोग होंगे उनकी नीड्स एंड एस्पिरेशंस भी अलग होंगी। दूसरी चीज, हमारा संविधान बना था बहुत ही डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस में। हमें पता है कि हमारा देश आजाद कब हुआ सर, 15 अगस्त 1947। और क्या 15 अगस्त 1947 को सिर्फ हमारा देश आजाद हुआ था? नहीं सर, तब हुआ था पार्टीशन। कैसा पार्टीशन सर? पार्टीशन, विभाजन किसका? इंडिया और पाकिस्तान। इंडिया से अलग होकर पाकिस्तान बना था। क्या यह विभाजन यूं ही हो गया था? नहीं सर, ना जाने कितने लोग मारे गए थे,
कितने लोगों के घर उजड़ गए थे, कितने लोग एक जगह से दूसरी जगह बॉर्डर को क्रॉस करके गए थे। सो ये वो वक्त था जब भारत के अंदर रिलीजियस दंगे, फसाद, लड़ाइयां, मार काट हो रही थी। हम इमेजिन भी नहीं कर सकते किस लेवल पे जाकर वायलेंस हुआ था, राइट? किस लेवल पर जाकर वायलेंस हुआ था, वी कैन नॉट इवन इमेजिन। दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज कि भारत के अंदर कई सारे छोटे छोटे राज्य थे जहां पर राजा रूल कर रहे थे। तो ब्रिटिशर्स ने क्या बनाया हुआ था, ब्रिटिशर्स के अंडर में दो टाइप की टेरिटरीज थी, ठीक है? एक तो होती थी ब्रिटिश टेरिटरीज जो उनके डायरेक्ट कंट्रोल में, और दूसरे होते थे प्रिंसली स्टेट्स। प्रिंसली स्टेट्स क्या होते थे बच्चे, जहां पर राजा रूल कर रहे थे लेकिन ब्रिटिशर्स की बात को मानकर, आप मानेंगे नहीं, 1947 में 584, एक रफ फिगर बता रहा हूं, 584 छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट्स हैं। मतलब भारत के 584 छोटे छोटे हिस्सों में अलग अलग राजा रूल कर रहे थे, अलग अलग रूलर्स रूल कर रहे थे, अलग अलग प्रिंस रूल कर रहे थे, उनको प्रिंसली स्टेट कहा गया। तो ब्रिटिशर्स ने क्या बोला कि भाई देखो, हमारे अंडर में जो टेरिटरी है वो तो हम भारत को देकर जा रहे हैं, हम भारत से जा रहे हैं, तो हमारे डायरेक्ट कंट्रोल में जो टेरिटरीज हैं वो तो हम भारत को दे देते हैं, लेकिन ये जो प्रिंसली स्टेट्स है ना, इनका हम कुछ नहीं बोलेंगे, इनको जो करना हो वो कर सकते हैं, या तो ये भारत के साथ जा सकते हैं, या तो पाकिस्तान के साथ जा सकते हैं, या तो आजाद रह सकते हैं। अब आप समझ सकते हो कि 584, अभी हमारे भारत में कुछ कुल 28 राज्य हैं, 584 मतलब हमारा भारत कितने टुकड़ों में बटा हुआ था। प्लस पार्टीशन का तो मैंने आपको बताया कि पार्टीशन अपने आप में एक सबसे ब्लडी इंसिडेंट है भारत के अंदर। हम आजाद तो हुए थे लेकिन आजादी के साथ साथ न जाने कितनी चीजें हुई थी। माना जाता है कि 10 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे, ये तो सिर्फ एक छोटा सा नंबर है। अनगिनत लोग मारे गए थे इस पार्टीशन के टाइम पे, इस वायलेंस के टाइम पे। इतना लड़ाई झगड़ा धर्म के नाम पे, इतने दंगे फसाद हो रहे थे, इतने लोग मारे जा रहे थे, उसके बारे में हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है? प्रिंसली स्टेट्स को तो वो छोड़कर चले ही गए थे कि भाई वो भारत के साथ रह सकते हैं, या पाकिस्तान के साथ रह सकते हैं, या इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। अब आप सोचो, ऐसी सिचुएशन के बीच में भारत का संविधान बनाना कितना मुश्किल था। कि पहली चीज रिलीजियस वायलेंस तो चल ही रहा है, दूसरी चीज इन सभी प्रिंसली स्टेट्स को साथ में लेकर आना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि भाई इतने सारे बिखरे हुए राज्य थे, इनको हम कैसे लेकर आएंगे, ठीक है? तो जब भारत का संविधान लिखा जा रहा था तो भारत का फ्यूचर अपने आप में क्लियर नहीं था। बाकी देश भी उपहास उड़ा रहे थे कि ऐसी सिचुएशन में तो भारत एक संविधान लिख ही नहीं सकता था। अब ऑब्वियस सी बात है सर, यहां पर कई सारे लोगों के ड्रीम्स थे, एस्पिरेशंस थे, बहुत सारी चीजें थी। अब इन सब के बीच में बात यही होनी शुरू हुई कि भाई भारत का संविधान आखिर कैसे बनेगा। इतनी डिफरेंसेस, इतनी विभिन्नताएं, भारत इतना टूटा हुआ है, भारत इतना बिखरा हुआ है, इतने दंगे फसाद चल रहे हैं। इसके अलावा भी कुछ चैलेंजेस थे, पोवर्टी, इलिटरेसी, गरीबी, इलिटरेसी। जब भारत आजाद हुआ तो पोवर्टी बहुत ज्यादा थी, 99% ऑफ द पॉपुलेशन पुअर थी। इलिटरेसी, अनपढ़ लोग, पढ़े लिखे नहीं थे। इन सब के बीच में भारत के लिए एक संविधान बनाना बहुत मुश्किल था। लोग यही कह रहे थे कि भारत एक संविधान नहीं बना पाएगा। लेकिन भारत के संविधान के बनने की कहानी भी अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है। भारत के संविधान की कहानी शुरू हो जाती है भारत की आजादी की लड़ाई के साथ। जब भारत ने अंग्रेजों के खिलाफ अपनी आजादी की लड़ाई लड़नी शुरू की थी तो उसी दौरान उनके मन में कई सारी बातें आ गई थी कि भाई देखो, जब भारत आजाद होगा तो हम अपने आजाद भारत को इस तरीके से देखते हैं। उन्हें समझ आ गया था कि अंग्रेज हमारे भारत के साथ क्या क्या कर रहे हैं और हमें आजाद भारत में क्या क्या नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी हमने देख लिया था कि फॉरेन रूल क्या होता है, हमने देख लिया था कि क्या क्या गलत चीजें हैं जो हो रही हैं। तो हमने ये अंदाजा तो लगा ही लिया था ब्रिटिश रूल के अंडर में कि ये गलत चीजें आजाद भारत में नहीं होनी चाहिए। हमारा नेशनल मूवमेंट जो था वो केवल फॉरेन रूल के अगेंस्ट में लड़ाई नहीं थी, वो हमारे देश की खुद की प्राइड को वापस से डेवलप करना था, हमारे देश में एक एकता के भाव को एस्टेब्लिश करना था, हमारे देश के पुराने पास्ट को वापस से एस्टेब्लिश करना था और पीस और यूनिटी एस्टेब्लिश करना था। ठीक है, ये एक स्ट्रगल था कि हमारी सोसाइटी, हमारी पॉलिटिक्स, हमारे देश को वापस से जीवित किया जाए, रेजुवेनेट, पुनर्जीवित किया जाए और इसको बदला जाए। ऑल्दो लोगों के मन में अलग अलग ओपिनियन थे, अलग अलग डिफरेंसेस थे कि आजाद भारत कैसे होगा, लेकिन कुछ चीजें ऐसी थी जिसको लेकर सभी लोग एकदम बराबर थे। कुछ बेसिक आइडियाज ऐसे थे जिसको लेकर सभी लोग एकदम सहमत थे कि भाई इक्वालिटी होगी, फ्रेटर्निटी होगी, हम भारत को सेक्युलर बनाएंगे, धर्मनिरपेक्ष राज्य जहां पर किसी भी एक धर्म को हम सपोर्ट नहीं करेंगे, हम अनटचेबिलिटी को हटा देंगे, सभी को एजुकेशन का राइट देंगे, इक्वालिटी की बात करनी शुरू की। तो इंडियन नेशनल मूवमेंट जो हमारी आजादी की लड़ाई थी, अपने आप में वो लड़ाई सिर्फ आजादी की लड़ाई नहीं थी,
वो एक लड़ाई थी कि हमें भारत के समाज को कैसे बदलना है, कैसे इसको वापस से रिस्ट्रक्चर करना है। तो आजादी की लड़ाई के दौरान ही हमें देखने को मिलेगा कि कई सारे नेता, कई सारे लीडर्स ऑलरेडी इस चीज को मान चुके थे कि आजाद भारत कैसा होगा और किन बेसिक चीज के ऊपर हम बात करेंगे। उसके अलावा ऐसा नहीं है कि हमारे भारत का संविधान पहली बार 1947 में ही बनकर तैयार हुआ था। अंग्रेजी शासन के दौरान भी हमने कई बार कोशिश की थी अपने भारत के लिए एक संविधान बनाने की। जैसे सबसे पहली कोशिश की गई थी 1928 में, 1928 में मोतीलाल नेहरू, ये जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी थे, मोतीलाल नेहरू ये जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी थे। बेसिकली होता क्या है कि एक ब्रिटिश ऑफिशियल, उन्होंने भारत को चैलेंज किया। लॉर्ड बर्कनहेड उनका नाम था, लॉर्ड बर्कनहेड। लॉर्ड बर्कनहेड ने क्या किया, जब हम विरोध कर रहे थे अंग्रेजों का, तो लॉर्ड बर्कनहेड ने ये भारतीयों को उपहास करते हुए बोला कि भाई तुम अपनी आजादी की लड़ाई की डिमांड कर भी रहे हो, ठीक है करते रहो, लेकिन तुम्हारे अंदर इतनी काबिलियत है कि तुम अपना एक संविधान खुद लिख सकते हो। तुम ये बोल रहे हो कि हमें अंग्रेजों से आजाद कराओ, हम तुम्हें आजाद कर भी दें, लेकिन आर यू कैपेबल इनफ टू राइट अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर योरसेल्फ? आप क्या अपने लिए एक संविधान लिख सकते हैं? आपके अंदर इतनी काबिलियत है? भारत के लोगों ने इस चैलेंज को अपनाया और उन्होंने 1928 में एक संविधान लिखकर तैयार किया। एक कमेटी बनाई गई जिसको कहा गया मोतीलाल नेहरू कमेटी, और इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट की। तो भारत का एक संविधान सबसे पहला 1928 में बनाया गया, ऑल्दो वो एक्सेप्ट नहीं हुआ। दूसरा एक संविधान हमने बनाया 1931 में, संविधान नहीं बेसिकली मार्च 1931 में कराची पाकिस्तान में कांग्रेस का एक सेशन हुआ था। उस सेशन में हमने ये डिसाइड किया था, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। एक्चुअली हुआ क्या था कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होने वाली थी लंदन में 1930 में, और उस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये डिसाइड होने वाला था कि भारत में सत्ता कैसे ट्रांसफर की जाएगी, भारत को क्या क्या राइट देने चाहिए। वो कॉन्फ्रेंस होनी थी दिसंबर 1931 में। तो उससे पहले कांग्रेस ने कराची में मिलकर ये डिसाइड किया कि हम क्या क्या डिमांड रखेंगे, और उस सेशन के अंदर उन्होंने एक संविधान बनाया जहां पर पहली बार उन्होंने एजुकेशनल राइट्स और फंडामेंटल राइट्स की बात की थी। पहली बार इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कुछ बेसिक चीजों के बारे में बात की थी, ठीक है। इन दोनों ही डॉक्यूमेंट्स के अंदर कुछ चीजें बहुत बेसिक थी, जैसे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है? वोटिंग राइट्स। यूनिवर्सल सबको, एडल्ट मतलब 18+, फ्रेंचाइज मतलब वोटिंग राइट्स। तो सबको वोटिंग राइट्स दी जाएगी, फ्रीडम दी जाएगी, इक्वालिटी दी जाएगी, प्रोटेक्शन किया जाएगा, राइट्स दिए जाएंगे लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए। माइनॉरिटीज कौन होते हैं? जिनकी संख्या कम है, उनकी भी राइट्स को प्रिजर्व किया जाएगा एक आजाद भारत के संविधान के अंदर। तो मतलब क्या कि भारत की आजादी की लड़ाई अपने आप में एक वो रास्ता थी जहां पर हमने ये डिसाइड कर लिया था कि आजाद भारत के संविधान के अंदर हमें क्या क्या चीजें रखनी है, क्या क्या चीजें करनी है। उसके अलावा ब्रिटिश रूल ने ही हमारी कई बार हेल्प करी, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ब्रिटिशर्स ने कई सारी ऐसी चीजें भारत में स्थापित की जिसके कारण हम तैयार हो पाए। जैसे ब्रिटिशर्स ने भारत में इलेक्शन करवाए, ऑल्दो उतने लार्ज स्केल में नहीं करवाए, सबको वोटिंग राइट नहीं दिया, बट हाँ उन्होंने इलेक्शन करवाए। 1937 में बेसिकली होता क्या है, ब्रिटिशर्स ने 1935 में एक एक्ट पास किया था विच वाज कॉल्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। और इस एक्ट के तहत उन्होंने क्या कहा था कि भारत में हम इलेक्शन कराएंगे। बेसिकली देखो, जैसे अभी हमारे यहाँ पे सेंटर और स्टेट होता है ना, तो पहले होता था सेंटर और प्रोविंसेस, स्टेट्स को क्या बोलते थे? प्रोविंसेस। तो उन्होंने क्या कहा कि प्रोविंसेस पर हम इलेक्शन करवाएंगे। 1937 में प्रोविंशियल इलेक्शंस हुए और लोगों को इलेक्शन करवाया गया पहली बार। तो मतलब क्या हुआ कि 1947 में आजाद होने से पहले हमने पहले ही देख लिया था कि सरकार कैसे बनती है, इलेक्शन कैसे होते हैं। वोटिंग राइट्स ऑल्दो सबको नहीं दी गई थी, बट हाँ हमारे पास एक एक्सपीरियंस तो था। तो ब्रिटिश के अंडर में जो ये पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन था, इसने भी हमारी बहुत हेल्प की कि हम कैसे इंस्टीट्यूशंस बनाएंगे, कैसे इलेक्शन कराएंगे, कैसे सरकार बनेगी, वो कैसे रूल करेगी, उसके पास क्या क्या पावर होंगे। ऑल्दो ब्रिटिशर्स ने वोटिंग राइट्स की केवल कुछ ही लोगों को दी थी, और जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज बनाई गई थी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, वो भी उतनी पावरफुल नहीं थी। लेकिन हाँ हमें एक आइडिया मिल गया था 1937 के प्रोविंशियल इलेक्शंस के अंदर कि भाई इलेक्शन कैसे होता है, सरकार कैसे बनती है। और यही कारण है कि हमने जो उनसे एक्सपीरियंसेस गेन किए थे। तो आप हमारे संविधान के अंदर अगर देखेंगे तो कई सारे ऐसे आइडियाल्स, कई सारे ऐसे विचार जो 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में थे, उनको हमने अपने संविधान में रखा है, उनको हमने अपने संविधान में रखा है। बात समझे? तो ये लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशन जो थे, यानी जो सरकारें बनाई गई थी, उनमें काम करने से अंग्रेजों के अंडर इंडियंस को बहुत एक्सपीरियंस मिल गया था। तो आगे चलकर उनको खुद के अपने इंस्टीट्यूशन सेटअप करने में उतनी दिक्कत नहीं हुई, और संविधान के अंदर उन्होंने ऐसे नियम कानून स्टैब्लिश किए जिससे कि हम एक
मॉडर्न इंस्टीट्यूशन सेटअप करें, एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन सेटअप करें। और कई सारे ऐसे प्रोविजंस जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में दिए गए थे, जो कि ब्रिटिशर्स का था, उसको भी हमने अपने संविधान में लिया, क्योंकि वो बहुत ही मॉडर्न थिंग्स थी जो ब्रिटेन में ऑलरेडी चली आ रही थी। सिर्फ इतना ही नहीं, इस पूरी आजादी की लड़ाई के दौरान हमारे लीडर्स ने कई सारे देशों को आजाद होते हुए देखा और उनके संविधान बनते हुए देखे। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर दूसरे देश में कुछ अच्छी चीजें हो रही थी तो उन्हें अपने संविधान में लेने में क्या बुराई थी। हमारे लीडर्स ने दूसरे देशों के एक्सपीरियंसेस से भी काफी ज्यादा कुछ सीखा। हमने इसलिए हमारे संविधान को ना बैग ऑफ बोरोइंग कहा जाता है, कि हमने काफी सारी चीजें दूसरे संविधानों से उठाई है। लेकिन ऐसा नहीं कि हमने बस कॉपी कर लिया है। हमारे संविधान में चीजें ली गई हैं दूसरी जगहों से, लेकिन उनको एज इट इज नहीं लिया गया है। जहां पर भी जो भी चीजें हमारी सिचुएशन के हिसाब से जरूरी थी, हमने उसको वैसे बदल दिया कि ठीक है हम ये काम करेंगे लेकिन ऐसे करेंगे। बात समझ रहे हो कि भाई उस देश में ये व्यवस्था ऐसी हो रही है, लेकिन हम ऐसी व्यवस्था बनाएंगे। जैसे प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल क्या होता है? प्रीफेस देखा होगा ना आपने किताब में, जब किताब शुरू होती है तो एक छोटा सा प्रीफेस लिखा होता है कि इस किताब में आखिर है क्या। तो वैसे ही हमारे संविधान में सबसे पहले है प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमारे संविधान का बेसिकली फ्रंट इंट्रोडक्शन है, जो पूरे संविधान के बेसिक आइडियाज के बारे में हमें बताता है। अब प्रियम्बल सबसे पहली बार अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया था, तो भारत ने भी कहा कि हम भी अपने संविधान का प्रियम्बल लिखेंगे। लेकिन एज इट इज अमेरिकन प्रियम्बल को नहीं अपनाया गया, बस प्रियम्बल का कॉन्सेप्ट उठाया गया। बाकी वर्डिंग्स, हमारे आइडियाज, हमारे विचार, हमारे और क्या आइडियाज हमें अपने संविधान में रखना है, वो हमने खुद से लिए। तो देखो हमारे लीडर्स ने बाकी दुनिया के भी एक्सपीरियंसेस को जाना और उनसे भी काफी कुछ सीखा। जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन के आइडियाज, लिबर्टी, इक्वालिटी, डेमोक्रेसी, फ्रेटर्निटी। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमने ब्रिटेन से लिया कि हम पार्लियामेंट बनाएंगे, वहां पर डिबेट्स और डिस्कशन होगी, रूलिंग पार्टी, अपोजिशन पार्टी, राज्यसभा, लोकसभा होगा। और बिल ऑफ राइट्स, बिल ऑफ राइट्स कि भाई इंसानों के पास, हमारे देश के नागरिकों के पास कौन कौन से राइट्स होंगे, वो भी हम संविधान में मेंशन करेंगे। ये भी हमने यूएस अमेरिका से लिया था। रशिया में जो सोशलिस्ट रेवोल्यूशन हुआ, आपने सोशलिज्म इन रशिया पढ़ा है ना, कि भाई सबके साथ इक्वालिटी होनी चाहिए, सबको बराबरी से मिलना चाहिए, सबके पास प्रॉपर हक होना चाहिए। उससे हमने अपने इकोनॉमिक आइडियाज को सेटअप किया और क्या बात की कि समाज और इकोनॉमी के अंदर सबको इक्वालिटी मिलनी चाहिए, और ये सरकार दिलवाएगी। ऑल्दो ऐसा नहीं है कि हमने इसको सिर्फ इमिटेट किया है, इनके ऊपर सवाल उठाया गया है और भारत की जरूरतों के हिसाब से आगे चलकर इसे हमारे संविधान में ऐड किया गया है। अब हमारा संविधान बना कैसे? अब हमारा संविधान बना कैसे? ठीक है, हु मेड आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो भाई संविधान बनाया था हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। यू कैन सी द इमेज, ये थी हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फोटो। इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स सरदार वल्लभ भाई पटेल, पढ़ लीजिएगा इनके बारे में। अबुल कलाम आजाद, राजेंद्र प्रसाद, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सरोजिनी नायडू। कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज, ऐसे एंड लिस्ट है हमारे पास, एन नंबर ऑफ पीपल आर देयर जो संविधान को बनाने के लिए आगे आए और जिन्होंने हमारे भारत का संविधान बनाया। अब देखिए, जब हम भारत के संविधान की बात करते हैं तो भारत के संविधान को बनाने का काम सौंपा गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को। एक असेंबली बनाई गई, एक ग्रुप बनाया गया मिनिस्टर्स का, जिसका काम था कि भारत का संविधान बनाए। उस असेंबली को बोला गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का काम किसको दिया गया था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो इलेक्शन हुआ था ना, वो डायरेक्ट नहीं हुआ था। देखो इलेक्शन कैसे हुआ था, मैंने आपको बताया कि भाई सबसे ऊपर है सेंटर, जो पूरी कंट्री का है ना, सेंटर। उसके नीचे है प्रोविंसेस। प्रोविंसेस का मतलब क्या होता है? राज्य। राज्य, उस टाइम पे राज्य, स्टेट्स को प्रोविंसेस बोला जाता था। तो हुआ क्या कि लोगों ने प्रोविंशियल असेंबलीज को चुना, लोगों ने अलग अलग राज्यों के मिनिस्टर्स को चुना। आगे चलकर इन्हीं सबके बीच में से मेंबर्स चुने गए, किसके लिए? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए लोगों ने डायरेक्ट वोटिंग नहीं की थी, लोगों ने प्रोविंशियल असेंबलीज मतलब स्टेट गवर्नमेंट को चुना था। आगे चलकर स्टेट गवर्नमेंट, सारी स्टेट गवर्नमेंट्स ने मिलकर अपने बीच में से कुछ लोगों को चुना था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए इलेक्शंस कब हुए थे? जुलाई 1946 में। इसकी सबसे पहली मीटिंग रखी गई थी दिसंबर 1946 में। माना जाता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक ये मीटिंग चली थी। 2 साल 11 महीने 18 दिन, 2 years 11 months 18 days।
इतना लंबा चला था हमारा संविधान बनने का सिलसिला, ठीक है। और हमारे संविधान को अडॉप्ट कब किया गया था? 26 जनवरी 1950। बाय 26 जनवरी सर, होता क्या है, 1930 में, 1929 में कांग्रेस का एक सेशन हुआ था, लाहौर सेशन। कांग्रेस ने एक सेशन किया था अपना लाहौर में, और इस सेशन के अंदर उन्होंने क्या डिमांड की थी कि हमें भारत को आज़ाद करना है, हमें भारत की आज़ादी चाहिए। अंग्रेजों ने जब इस चीज़ का विरोध किया तो लाहौर सेशन के अंदर कांग्रेस ने डिसाइड किया था कि हम भारत का पहला इंडिपेंडेंस डे 26 जनवरी 1930 को सेलिब्रेट करेंगे। दिसंबर 1921 में ये 1929 में डिसाइड किया गया था, और 26 जनवरी 1930 को भारत ने पहला इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया था, मतलब अनऑफिशियल, कि हम खुद से ही अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो इसी डेट को याद रखने के लिए हम 26 जनवरी 1950 तक वेट किए कि भाई इस दिन को इंपॉर्टेंट बनाने के लिए हम अपना रिपब्लिक डे यहीं पर मनाएंगे। और यहां से भारत क्या हो गया था? रिपब्लिक हो गया था, कि अब भारत के ऊपर किसी भी फॉरेन कंट्री का रूल नहीं है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग हुई थी दिसंबर 1946 में। लेकिन इसी के बाद आपको पता है कि भारत, इंडिया और पाकिस्तान दो हिस्सों में डिवाइड हो गया था, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी दो हिस्सों में बढ़ गई। पाकिस्तान के मेंबर्स पाकिस्तान चले गए और भारत के मेंबर्स सिर्फ भारत रुके। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिवीजन होने के बाद सिर्फ 299 मेंबर्स बचे, राइट। पहले 300 या 400 कुछ मेंबर्स थे, 399 कुछ मेंबर्स थे। आगे चलकर जब पार्टीशन हुआ तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ 299 मेंबर्स बचे। हमारे भारत के संविधान को अडॉप्ट कब किया गया था? 1949, 26 नवंबर। लेकिन इसको इंप्लीमेंट कब किया गया था? 26 जनवरी 1950। जब इसको इंप्लीमेंट किया गया तो इस पे सिग्नेचर किए थे 274 मेंबर्स ने। कितने मेंबर्स ने? 274 मेंबर्स ने। और इस दिन को मार्क करने के लिए हम हर साल 26 जनवरी को रिपब्लिक डे की तरह सेलिब्रेट करते हैं। अब बात ये आती है, ये तो संविधान की हमने पूरी कहानी सुन ली। संविधान की थोड़ी सी और बात करें तो देखिए, संविधान के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली प्रेसिडेंट मतलब पूरी असेंबली के प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये हमारे पहले प्रेसिडेंट भी थे, अगर आपको याद होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड कौन थे? ड्राफ्टिंग कमेटी क्या होती है? ड्राफ्ट करना समझते हो, कि भाई हम सब बैठकर ये डिसीजन ले रहे हैं कि भाई कैसे नियम कानून बनाने हैं, लेकिन उन नियम कानूनों को लिखना भी तो पड़ेगा ना, एक लीगल भाषा में, एक अच्छी भाषा में, कि हाँ भाई ये कानून को हम ऐसे लिख रहे हैं। कि हमने डिस्कस तो कर लिया कि भाई बच्चे आएंगे यूनिफॉर्म पहनेंगे, बट उसको एक लीगल तरीके से लिखना भी तो होगा। तो उस संविधान को जो लिखा गया है, पूरे डिस्कशन को जो प्रॉपर लैंग्वेज में लिखा गया है, वो काम था ड्राफ्टिंग कमेटी का। कि भाई संविधान जो प्रेजेंट फॉर्म में लिखा गया है वो ड्राफ्टिंग कमेटी लिख रही थी। इसके प्रेसिडेंट थे बी आर अम्बेडकर। इनको फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, बी आर अम्बेडकर। He is also known as father of the Indian Constitution. ठीक है, फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है सर। अब सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि सर ये संविधान जो आज से लगभग 70 साल पहले बना था, ऐसे संविधान को हम एक्सेप्ट क्यों करें? ठीक है, मानने की वाली बात भाई है कि भाई ऐसे संविधान को हम क्यों एक्सेप्ट करें? व्हाट इज द रीजन वी शुड एक्सेप्ट दिस कॉन्स्टिट्यूशन? हम क्यों माने ये संविधान जो लोगों ने 70-80 साल पहले बनाया था? भाई वो लोग तो पूरे लोगों के द्वारा चुने भी नहीं गए थे, और जिन लोगों ने लिखा उन्होंने अपने हिसाब से लिख लिया। तो उन 300 लोगों की बात पूरा देश क्यों माने? 130 करोड़ पॉपुलेशन, सिर्फ 300 लोगों के द्वारा बनाए गए संविधान की बात क्यों करें? तो इसके भी कुछ पॉइंट्स हैं कि भाई, इसके भी कुछ पॉइंट्स हैं। क्या पॉइंट्स हैं भाई? देखो, पहली चीज ये जो संविधान बनाया गया था, ये एक असेंबली के द्वारा बनाया गया था, विच वॉज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है सर, ठीक है सर। ये जो संविधान है ना, ये समझना होगा कि ये संविधान केवल इन मेंबर्स के आइडियाज के बारे में बात नहीं करता है, ये ब्रॉड कंसेंसस की बात करता है। हमने क्या बात की इसके पहले ही कि भाई संविधान बनने से पहले ही हमारे लीडर्स कुछ बेसिक चीजों को लेकर एग्री कर चुके थे, और पूरा देश उस चीज पर एग्री कर रहा था कि कुछ बेसिक नियम कानून हम सबको एक्सेप्ट करने हैं। पिछले 100 सालों के अंदर हमने क्या देखा कि जो देश हमसे पहले भी आजाद हो गए थे, उन्होंने जो संविधान लिखा ना, उस देश के अंदर लोगों ने उस संविधान का जमकर विरोध किया, और कई सारी कंट्रीज को नया संविधान लिखना पड़ा। कई सारी कंट्रीज में तो संविधान केवल एक पीस ऑफ पेपर बनकर रह गया, जिसे कोई फॉलो नहीं कर रहा है, संविधान केवल नाम का रह गया है। लेकिन भारत के अंदर ऐसा कुछ भी हमें देखने को नहीं मिला। माना
पिछले 50 सालों में 100 सालों में 70 सालों में संविधान का विरोध हुआ, लेकिन किसी ने भी संविधान को पूरी तरीके से विरोध नहीं किया। संविधान की कुछ चीजों का विरोध किया, कुछ नियम कानूनों का विरोध किया और कुछ बदलाव की डिमांड किया, लेकिन संविधान का विरोध अपने आप में किसी ने नहीं किया कि भाई ये संविधान हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये नियम कानून हम एज इट इज एक्सेप्ट नहीं करते, आप भारत के लिए एक नया संविधान बनाओ। ऐसा विरोध कभी भी हमें देखने को नहीं मिला है, एंड ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। दूसरी चीज कि माना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कुछ लिमिटेड लोगों ने चुना और कुछ वहां पर लिमिटेड लोग थे, लेकिन आपको मानना पड़ेगा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किसी एक जगह से नहीं आई थी, किसी एक राज्य से नहीं आई थी। हमने क्या बात की, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को चुना गया था प्रोविंशियल असेंबलीज से। प्रोविंशियल असेंबलीज का मतलब क्या हुआ, अलग अलग राज्यों की असेंबलीज से, अलग अलग राज्यों के असेंबलीज से। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई किसी एक राज्य के ही मेंबर नहीं थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, हर राज्य, हर जाति, हर भाषा, हर ज्योग्राफिकल एरिया के लोगों को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लिया गया था, राइट। हर एक राज्य, अब सोचो ना कि हमारे 28 राज्य हैं, हर हर राज्य से हम 10-10 मेंबर लेकर आ रहे हैं, तो 280 मेंबर हुए। तो हम ये बोल सकते हैं क्या कि हर राज्य को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला था? मिला सर, कि भाई आंध्र प्रदेश से 10 मेंबर, अरुणाचल प्रदेश से 10 मेंबर, मध्य प्रदेश से 10 मेंबर, गुजरात से 10 मेंबर। इसका मतलब क्या हुआ कि ठीक है भाई, सभी मेंबर्स को हर एक रीजन से बुलाया गया और हर एक रीजन को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया, ठीक है सर। तीसरी बात यह आती है कि सर यहां पर तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने ये संविधान बनाया, क्योंकि उस टाइम पे कांग्रेस पार्टी थी। चलो माना कि मैक्सिमम मेंबर्स जो थे वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के ही थे, ये वो पार्टी थी जिसने भारत की आजादी की लड़ाई लड़ी, लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस भी अपने आप में एक ऐसी पार्टी थी जिसमें कई सारे ग्रुप ऑफ लोग थे, राइट। ऐसा नहीं था कि सिर्फ एक ही प्रकार के लोग थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर ही अलग अलग विचारधाराओं के लोग हमें देखने को मिलते हैं, अलग अलग व्यक्तित्व के लोग हमें देखने को मिलते हैं, जैसे जेएल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस एक अलग वो इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहले हिस्सा थे। हम लाल बहादुर शास्त्री जी की बात करें, बी आर अंबेडकर जी को भी इस असेंबली में रखा गया था। कई सारे इवन ऐसे भी मेंबर्स थे जो कांग्रेस का विरोध करते थे, उन्हें भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लिया गया था, ठीक है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि कांग्रेस इकलौती पार्टी थी तो सिर्फ उसी के विचार हैं। कांग्रेस के अंदर भी कई ऐसे लोग थे जिनके विचार आपस में मिलते नहीं थे, जिनके विचारों में मतभेद थे, जिनके विचार अलग अलग थे। इनफैक्ट कई ऐसे मेंबर्स को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए अंदर रखा गया जो कांग्रेस के साथ नहीं थे, जैसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बी आर अंबेडकर तो जमकर कांग्रेस का विरोध करते थे, वो गांधी जी के साथ कभी साथ में आना ही नहीं चाहते थे। उन्हें भी संविधान कि इस असेंबली के अंदर रखा गया, संवैधानिक असेंबली के अंदर रखा गया कि संविधान बनेगा तो भले ही कोई दूसरे विचार का ही क्यों ना हो, भले ही वो अपोजिशन विचार का क्यों ना हो, हमें ऐसे ही लोग चाहिए जो हमें नए नए विचार दे सके, नई नई बातें बता सके, राइट। तो असेंबली के अंदर कई सारे ऐसे मेंबर भी थे जो कांग्रेस को सपोर्ट नहीं करते थे, राइट। इवन सोशली अगर मैं बात करूं तो अलग अलग धर्म, जाति, कास्ट, क्लास, रिलीजन के लोग इस संवैधानिक असेंबली के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। और माना कि संविधान को यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के तहत नहीं इलेक्ट किया गया था, सभी लोगों ने उसमें वोट नहीं किया था, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि संविधान में केवल एक ही विचारधारा या एक ही मत के लोग थे। अलग अलग मत, अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति, अलग अलग भाषाओं, अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए लोग इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से काम किया था, राइट। एक बहुत ही सिस्टमैटिक और एक बहुत ही आप कह सकते हैं कंसेंशुअल मैनर। व्हाट डज कंसेंशुअल मैनर मींस कि भाई सभी से सलाह मशवरा करके नियम कानून बनाए गए थे। पहले कुछ बेसिक प्रिंसिपल डिसाइड किए गए और अग्री किए गए कि हाँ भाई हमें अपने संविधान के अंदर ये बेसिक चीजें रखनी है। फिर अब उनके ऊपर डिबेट और डिस्कशन होने शुरू हुए। एक कमेटी बनाई गई जिसको बोला गया ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। इनका काम क्या था कि संविधान के अंदर हम जो भी नियम कानून रखने वाले हैं उन्हें एक एक करके संविधान के अंदर लिखते हुए जाना। अब क्या होता कि पहले डिसाइड किया गया कि संविधान में रखना क्या क्या है, ठीक है सर। फिर अलग अलग राउंड हुए जिसमें डिस्कशन होते थे कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्ट को लेकर, कि पहले एक ड्राफ्ट बना संविधान का, फिर उसके ऊपर हर एक पार्ट, हर एक पॉइंट के ऊपर एक एक करके चर्चा हुई, डिबेट और डिस्कशन हुए कि इसको कैसे रखना है, कैसे नहीं रखना है, ठीक है। 2000 से ज्यादा अमेंडमेंट किए गए। अमेंडमेंट का मतलब होता है बदलाव। 2000 से ज्यादा बदलाव किए गए। मतलब पहले एक रफ कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा, फिर उसके ऊपर डिबेट्स होती रही सालों तक, राइट। 114 दिन तक 114 दिन तक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की सिटिंग चली है और वहां पर डिबेट्स और डिस्कशन ही हुआ। इनफैक्ट संवैधानिक असेंबली में जो भी डिबेट्स और डिस्कशन होते थे ना, उन्हें भी एक किताब के अंदर रखा गया और बाद में उनको पब्लिश किया गया। और उनको पब्लिश करने के बाद आप देखेंगे 12 किताबें बनकर निकलकर सामने आई हैं,
जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स है ना, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के अंदर जो डिबेट्स हुई हैं कि कौन किसके बारे में क्या बोल रहा है, कौन किस नियम कानून के बारे में क्या बोल रहा है, उन हर एक शब्द को रिकॉर्ड किया गया है और उसे एक बुक के अंदर कंपाइल किया गया है। 12 बुक्स ऐसी बनी है टोटल, राइट। इनफैक्ट कई बार लोगों से सलाह मशवरा किया जाता था, लोगों से इनडायरेक्टली वोटिंग करवाई जाती थी कि आपका क्या मानना है इन नियम कानूनों को लेकर। तो यू कैन सी कि इनको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स कहा जाता है। इनको 12 बल्कि वॉल्यूम्स में हमारे सुप्रीम कोर्ट में रखा गया है, हमारे पार्लियामेंट में रखा गया है। और ये जो डिबेट्स हैं ये क्यों रखी गई, ताकि हमें पता चले कि भाई संविधान में इस पॉइंट को रखने का रीजन क्या था, कि किस व्यक्ति के क्या पॉइंट थे और इसको क्यों रखा गया। और आगे चलकर अगर कभी भी ये सवाल उठता है कि संविधान में ये पॉइंट क्यों रखा गया है या संविधान में इस पॉइंट का मतलब क्या है, तो इन डिबेट्स को उठाकर देख लिया जाता है और इससे क्लियर हो जाता है कि हाँ भाई इस पॉइंट को रखने का ये कारण था, इस व्यक्ति का ये मत था, इस व्यक्ति के ये आइडियाज थे, और इस तरीके से इस डिबेट के अंदर ये सारी चीजें रखी गई। ठीक है, तो हमने टोटल 4 पॉइंट्स देखे कि संविधान को क्यों हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। पहली चीज, भाई संविधान ऐसा नहीं है कि किसी ने भारत के अंदर उसका अपोज किया हो, विरोध किया हो। संविधान का कभी भी जमकर विरोध नहीं हुआ है पूरे भारत के अंदर। दूसरी चीज, संविधान को बनाने के लिए जो असेंबली चुनी गई थी वहां पे अलग अलग क्षेत्रों भाषा के लोग थे। ऑल्दो कांग्रेस प्रोमिनेंट थी, बट कांग्रेस के अंदर ही कई सारे ऐसे मेंबर्स थे जो अलग अलग भाषाओं से आते थे, अलग अलग धर्म और जाति, अलग अलग विचारधाराओं से आते थे। इनफैक्ट कई सारे ऐसे मेंबर्स भी रखे गए थे जो कांग्रेस का सपोर्ट नहीं करते थे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि कई सारे ऐसे प्रोविजंस को भी संविधान के अंदर रखा गया, या संविधान के बनाने की जो प्रक्रिया थी वहां पर यह नहीं था कि किसी एक व्यक्ति की मनमानी चल रही है, वहां पर पूरी कमेटी ने मिलजुल कर बदलाव किए। 2000 से ज्यादा बदलाव हुए हैं, उन्होंने डिबेट्स किए, उन्होंने डिस्कशन किया और तब जाके हमारा संविधान फाइनल हुआ है। तो ये किसी एक व्यक्ति का काम नहीं, पूरी असेंबली का काम है, और सबके साथ कंसेंसस, सबके साथ सहमति ली गई, सबके विचार लिए गए और तब जाके संविधान को फाइनल किया गया। अब आखिरी में हम बात कर लेते हैं हमारे संविधान की गाइडिंग वैल्यूज कि आखिर हमारे संविधान में क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें रखी गई हैं, क्या क्या ऐसी वैल्यूज हैं जो हमारे संविधान की बात करते हैं। तो पहले हम समझ लेते हैं कि हमारे लीडर्स संविधान के बारे में क्या चाहते थे। जैसे द ड्रीम एंड द प्रॉमिस, महात्मा गांधी, ऑल्दो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं थे, ही वॉज नॉट द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, बट उन्होंने अपने विचार पहले ही प्रकट कर दिए थे कि वो एक आजाद भारत को कैसा देखना चाहते हैं। 1931 में उन्होंने यंग इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर अपने विचार प्रस्तुत किए थे कि मैं एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन भारत के लिए चाहता हूं जहां पर कोई भी गरीब ना हो, कोई भी दुखी ना हो और कोई भी गुलाम ना हो, राइट। मैं चाहता हूं कि एक ऐसा देश बने जहां हर एक व्यक्ति के पास अपनी आवाज हो और वो अपनी आवाज उठाकर अपनी नीड्स और डिमांड्स को आगे रख सके, जहां पर हाई क्लास और लो क्लास पीपल साथ में रह सके, जहां पर सभी कम्युनिटीज एक साथ रह सकें, जहां पर हम अनटचेबिलिटी की बात ना करें, जहां पर अनटचेबिलिटी को हम हटा दें, अनटचेबिलिटी जैसे पाप को हटा दें, जहां पर स्मोकिंग और अल्कोहल को हम हटा दें। और ऐसी भारत का मैं निर्माण चाहता हूं जहां पर सब बराबरी से रहें। नेक्स्ट हम बात करते हैं भीमराव अंबेडकर जी के बारे में। तो भाई इनइक्वालिटी को हटाने की बात तो ऑब्वियसली गांधी जी कर ही रहे हैं और सेम बात बी आर अंबेडकर जी भी कर रहे हैं, राइट, बिकॉज ही इज द पर्सन जिन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था संविधान को बनाने के लिए। तो इन्होंने ये तो कहा कि जी हाँ, इनइक्वालिटीज को तो मैं भी हटाना चाहता हूँ, अनटचेबिलिटी को तो मैं भी अपोज करता हूँ। और इनफैक्ट आप देखेंगे कि बी आर अंबेडकर इज द पर्सन जो बहुत ही जमकर गांधी जी का विरोध भी करते थे। तो उन्होंने फाइनल स्पीच जो दी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर, उन्होंने यही बात की थी कि भाई 26 जनवरी 1950 जब हमारा संविधान लागू हो रहा है तो हम एक ऐसा जीवन जीने जा रहे हैं जो अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट करेगा। कि संविधान के अंदर तो हम इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, संविधान के अंदर तो हम सोशल जस्टिस की बात कर रहे हैं, संविधान के अंदर तो हम बोल रहे हैं कि सबको बराबरी दी जाएगी, लेकिन क्या रियलिटी में ये इक्वालिटी सबको मिल रही है? क्या सच में लोगों की मानसिकता से हम अनटचेबिलिटी को हटा देंगे? ये जो अछूत आइडिया जो हमारे मन में है, क्या ये सच में हम इस चीज को हटा देंगे? क्या लोगों के अंदर सच में ये व्याह हो जाएगा कि हर एक व्यक्ति के पास इक्वल राइट्स हैं, वन मैन वन वैल्यू? क्या सच में हम इस चीज को एस्टेब्लिश कर पाएंगे? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि लोगों की विचारधारा इतनी जल्दी बदल जाएगी, और जब तक ये विचारधारा नहीं बदलेगी तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो बातें हैं और जो सोशल रियलिटी है, दोनों में एक असमानता बनी रहेगी, दोनों में एक द्वंद्व चलता रहेगा। एंड लास्टली हमारे प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, जिन्होंने भारत की आजादी पर एक स्पीच दी थी, द ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी। ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी का मतलब क्या हुआ कि सालों पहले हम अपनी किस्मत के साथ ये समझौता कर आए थे। ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी, किस्मत के साथ समझौता, कि हम अपनी किस्मत के साथ ये समझौता कर आए थे कि भारत एक आजाद देश बनेगा। ठीक है, भारत एक आजाद देश बनेगा। इस आधी रात को जब पूरी दुनिया सो रही है, भारत एक नई जिंदगी में उतर रही है जो कि डेमोक्रेटिक है, जो कि फ्री है, जो कि आजाद है। हम पुरानी
कई बेड़ियों को तोड़कर आज एक नए नेशन का निर्माण कर रहे हैं, एक ऐसे निर्माण का जिसे काफी लंबे वक्त तक गुलाम बनाया गया था। और इस मूवमेंट में मैं ये डेडिकेशन के साथ प्लेज लेता हूं कि मैं भारत और उसके लोगों के प्रति प्रॉपरली उनकी सेवा करूंगा और उनके लिए पूरी तरीके से डेडिकेटेड रहूंगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि हम आजाद हैं तो अब हमारे पास कई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस असेंबली के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस लोगों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने देश को आगे कैसे बढ़ाना चाहते हैं, और जो इतने सालों तक हमने सहा है उस मेमोरी को कैसे भुलाकर हम एक नए देश का निर्माण करना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि हमने जो भी प्लेजेस ली थी, अब वो वक्त आ गया है कि उनको सच बनाया जाए, उनको रियलिटी बनाया जाए। हमारे देश से पॉवर्टी, गरीबी, इग्नोरेंस, जो भेदभाव है, डिजीजेस हैं, इनइक्वालिटी है, इन सबको खत्म किया जाए और भारत को एक सशक्त राष्ट्र बनाया जाए जहां पर सब बराबर हो और सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज हो। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि ये सारे नेता बेसिकली अपनी, ये जो नेशनल लीडर्स हैं, हमारे नेशनल फ्रीडम फाइटर्स हैं, ये सब अपनी आइडियाज को प्रेजेंट कर रहे हैं कि वो एक आजाद भारत के संविधान को कैसे देखते हैं। ठीक है, आजाद भारत के संविधान को किस तरीके से देखते हैं। तो हमने क्या देखा कि भाई हमारी आजादी का आंदोलन जिस प्रकार से चला है, सेम तरीके से हमारे संविधान के अंदर उन्हीं आइडियाज, उन्हीं वैल्यूज को रखा गया है। राइट, हमारा संविधान जो है एक छोटे से स्टेटमेंट के साथ शुरू होता है, एक छोटे से इंट्रोडक्शन के साथ शुरू होता है, जिसको हम बोलते हैं प्रियम्बल। ये संविधान बेसिकली, प्रियम्बल जो है ये संविधान की बेसिक वैल्यूज के बारे में बात करता है कि किस बेसिस पर हम इस संविधान को लिख रहे हैं। जैसे समझना, कोई किताब है, अब उस किताब के अंदर आपकी सिर्फ हिस्ट्री की बात हो रही है, वो भी इंडियन हिस्ट्री की, और वो भी मॉडर्न हिस्ट्री की। तो उसके प्रीफेस में ये लिखा होगा कि भाई ये किताब जो है ये बात करेगी इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री की, और इस टाइम पीरियड से इस टाइम पीरियड तक इन चीजों की बात करेगी। तो प्रियम्बल भी यही बताता है कि आखिर अंदर जो संविधान में नियम कानून बनाए गए हैं किस बेसिस पर बनाए गए हैं, किन बातों को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं, किन वैल्यूज को ध्यान में रखते हुए नियम कानून बनाए गए हैं। और इसी इंट्रोडक्शन को बोला जाता है प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसे सोल ऑफ द, हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा गया है, हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इंस्पिरेशन कहां से लिए गए? अमेरिकन मॉडल से, क्योंकि अमेरिका ने अपने संविधान में प्रियम्बल रखा था, तो सेम इंस्पिरेशन हमने लिया। हमारे भारत के संविधान के प्रियम्बल में बेसिक फिलॉसफी है जिसपे पूरा संविधान बना हुआ है। राइट, और इससे हमें पता चलता है कि हमारे संविधान किन किन चीजों की बात कर रहा है। इसको हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है। ये किसने कहा है? बी आर अंबेडकर जी ने, हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे आप देखेंगे कुछ बातें की गई हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग आज सशक्त तरीके से ये प्रण लेते हैं कि हम भारत को एक सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक राष्ट्र में बनाते हैं, जहां पर लोगों को जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये चीजें प्रोवाइड कराई जाएंगी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में संवैधानिक असेंबली के अंदर 26 डे ऑफ नवंबर 1949 अडॉप्ट करते हैं और मानते हैं कि हमारे भारत का ये संविधान रहेगा। हम खुद को ये संविधान गिफ्ट कर रहे हैं। ये जो दो शब्द हैं सोशलिस्ट और सेक्युलर, ये बाद में 1972 में ऐड किए गए थे। पहले तीन ही शब्द थे, सोवरेन, रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक। सोशलिस्ट और सेक्युलर शब्द बाद में ऐड किए गए थे। अब एक एक करके इन सभी शब्दों को समझने की कोशिश करते हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया मतलब क्या? ये संविधान शुरू ही होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब ये संविधान भारत के लोगों ने बनाया है। इस संविधान में बाहरी किसी भी तत्व का कोई भी लेना देना नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरीके से भारत के द्वारा, भारत के लोगों के द्वारा बनाया गया है और बाहर की किसी भी सत्ता या किसी भी राजा ने इसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं की है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, सोवरेन। सोवरेन का मतलब होता है संप्रभुता। संप्रभुता मतलब क्या हुआ कि मैं अपने डिसीजन स्वयं ले सकता हूं। 1947 के पहले, 1947 के पहले भारत के ऊपर अंग्रेजों का शासन था। मतलब क्या था कि भारत अपने नियम कानून, अपने डिसीजन स्वयं नहीं ले सकता था। लेकिन 1947 के बाद भारत आजाद हुआ और अब वो अपने डिसीजन खुद ले सकता था। तो संप्रभुता या सोवरेनिटी का मतलब होता है कि हम अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं। लोगों के पास अपने खुद के सुप्रीम राइट्स हैं कि वो खुद के अपने डिसीजन ले सकते हैं एक्सटर्नल और इंटरनल मैटर में, और उसको बाहरी कोई भी ताकत इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती है। मतलब हम अपने डिसीजन स्वयं ले सकते हैं। दिस इज नोन एज सोवरेनिटी। दूसरा आता है सोशलिस्ट। चैप्टर 2 याद होगा हिस्ट्री का, हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है सोशलिज्म के बारे में कि भाई समाज में इक्वालिटी होनी चाहिए, सोसाइटी का वेलफेयर, कि भाई पैसे सब लोग कमा रहे हैं, ठीक है, इंडिविजुअली हर एक बंदे के पास हक है कि वो पैसे कमाए, लेकिन सरकार उनसे टैक्स लेगी और सरकार टैक्स लेके क्या ये श्योर करेगी, इंश्योर करेगी कि भाई हर व्यक्ति को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। जैसे हम बात करते हैं ना कि भाई देखो प्राइवेट स्कूल है, जो अमीर है वो अफोर्ड कर सकता है, लेकिन
साथ में सरकारी स्कूल भी हैं, जो गरीब हैं वो नहीं अफोर्ड कर पा रहे तो उनको सरकार दिलाएगी। प्राइवेट हॉस्पिटल है लेकिन साथ में सरकारी हॉस्पिटल भी हैं, जो बच्चे ये जो गरीब लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं जा सकते वो एटलीस्ट सरकारी हॉस्पिटल में जाकर अपना इलाज करा सकते हैं, है ना। राशन शॉप्स प्रोवाइड की जा रही है जहां पर फ्री में खाना दिया जा रहा है कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं उनको मिलना चाहिए। तो ये सरकार का काम है कि पूरे समाज का वेलफेयर होना चाहिए, एंड दिस इज नोन एज सोशलिज्म, कि वेल्थ सोशली जनरेट होगी और इक्वली शेयर की जाएगी सोसाइटी के द्वारा। गवर्नमेंट ओनरशिप को रेगुलेट करेगी और कोशिश करेगी कि सबको इक्वालिटी के साथ रिसोर्सेज मिलने चाहिए। नेक्स्ट आता है सेक्युलर। सेक्युलर का मतलब होता है बच्चे धर्मनिरपेक्ष, मतलब एक ऐसा राज्य जहां पर किसी भी धर्म को सपोर्ट नहीं किया जाता है, किसी भी एक धर्म को सपोर्ट नहीं किया जाता है। मतलब क्या कि राज्य का अपना खुद का कोई धर्म नहीं है। सेक्युलर का ही अपोजिट होता है थियोलॉजिकल स्टेट, जहां पर किसी एक राज्य किसी एक धर्म को सपोर्ट किया जाता है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, सऊदी अरेबिया, इस्लाम वहां पर एक्सेप्ट किया जाता है, लेकिन भारत में सरकार किसी भी एक धर्म को सपोर्ट नहीं कर सकती है। सिटीजन हैव कंप्लीट फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन, यहां पर नागरिकों के पास यह हक है कि वो किसी रिलीजन को फॉलो करना चाहे कर सकते हैं, ना करना चाहे तो नहीं कर सकते हैं, वो उनके ऊपर पूरा हक है। लेकिन भारत का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा, गवर्नमेंट सभी रिलीजन को इक्वली ट्रीट करेगी और सबका रिस्पेक्ट करेगी। लेकिन ये वैल्यू कहीं ना कहीं अब खत्म होती जा रही है भारत के अंदर से। डेमोक्रेटिक बात कर चुके हैं, एक ऐसी सरकार जहां पर लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करेंगे और वो रिप्रेजेंटेटिव्स उनके बिहाफ में रूल करेंगे। मतलब जहां पर सरकार को चुनने का हक लोगों के हाथ में, लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनकर वो रिप्रेजेंटेटिव्स लोगों के लिए काम करेंगे और कुछ बेसिक रूल्स को मानेंगे। रिपब्लिक, जहां पर किसी भी राज्य का जो हेड है उसको लोगों के द्वारा चुना जाएगा और ये हेरिडिटरी पोजीशन नहीं होगी। सिंपल है, ये बात कर चुके हैं कि मोनार्की में क्या होता है, राजा का बेटा राजा बनता है, लेकिन यहां ऐसा नहीं है। प्रेसिडेंट इलेक्टेड होगा और जब भी किसी राज्य का हेड जो होता है वो इलेक्टेड होता है तो उसे रिपब्लिक बोलते हैं। तो प्रेसिडेंट विल बी इलेक्टेड। जस्टिस मिलना चाहिए सभी लोगों को, कि सिटीजन्स को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, उनके बीच में कोई भी भेदभाव नहीं होगा। जस्टिस का मतलब क्या होता है? न्याय। ऑल द पीपल आर इक्वल बिफोर लॉ, उनके बीच में कोई भी भेदभाव नहीं होगा कास्ट के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे। सोशल इनइक्वालिटी, समाज में जो अव्यवस्थाएं हैं, इनइक्वालिटीज हैं, उनको खत्म किया जाएगा। गवर्नमेंट सबके वेलफेयर के लिए काम करेगा और किसी भी ऐसे व्यक्ति जिनके पास राइट्स नहीं है उनके लिए तो और स्पेशली काम करके उनको हक दिलाएगा। तो सबको प्रॉपरली न्याय मिलना चाहिए। लिबर्टी, सबके पास आजादी है, जबरदस्ती के रिस्ट्रिक्शंस लोगों के ऊपर नहीं लगाए जाएंगे। वो जैसा सोचना चाहें, वो जैसा खुद को एक्सप्रेस करना चाहें, वो जैसा खुद को देखना चाहें, वो अपने हिसाब से अपने एक्शंस को फॉलो कर सकते हैं, उनके पास इसकी आजादी। हाँ, वो किसी और को हर्ट ना करें, उनके पास पूरी आजादी। इक्वालिटी, सर इक्वालिटी बिफोर लॉ, नियम के आगे सब लोग बराबर हैं, नो मैटर वॉट। कोई भी समाज में अब कोई भी सोशल इनइक्वालिटी नहीं है, कोई भी ऊंचा या नीचा नहीं है, कोई भी अमीर और गरीब वो अपनी जगह पे, लेकिन लॉ के आगे सभी लोग इक्वल होंगे, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा, कि भाई अलग अलग ग्रुप के लोग सब लोग मिलजुल कर रहेंगे, हम सब एक फैमिली का हिस्सा हैं और दूसरे सिटीजन के साथ कोई भी बुरा बर्ताव नहीं करेगा, उनको इंफीरियर प्रोवाइड नहीं कराएगा। तो ये कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, बेसिक वैल्यूज हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक्सेप्ट किए गए हैं और ये हमारे प्रियम्बल में लिखा हुआ है। अब देखो, सिर्फ संविधान बनाना और उनको लिख देना भर काफी नहीं होता है। जरूरी क्या है कि ऐसे इंस्टीट्यूशंस बनाए जाएं, ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाई जाएं, ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि संविधान को रियलिटी में हम स्टैब्लिश कर पाए, लागू कर पाए। संविधान को लिख देना एक बात है, उसको लागू करना एक बात है। तो भारत के अंदर ऐसे इंस्टीट्यूशंस बनाए गए हैं जिससे उनको लागू किया जा सके। जैसे हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट को यह पावर दी गई है कि संविधान में अगर कोई भी छेड़छाड़ होगी तो सुप्रीम कोर्ट उसको रोक सकता है। सरकार के पास ये हक नहीं है कि वो संविधान की बेसिक प्रिंसिपल्स पर कोई भी छेड़छाड़ करे। लोगों के राइट्स का अगर हनन होगा तो लोग सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं। सरकार बनेगी तो वो वोटिंग के हिसाब से बनेगी। तो इस प्रकार के इंस्टीट्यूशंस बनाई गई हैं, व्यवस्थाएं बनाई गई हैं जिससे कि कॉन्स्टिट्यूशन को रियलिटी में लागू किया जा सके। देखो भाई, कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट ओनली अबाउट फिलॉसफी या बातें, कैसे हम उन बातों को एग्जैक्टली इंप्लीमेंट कर रहे हैं वो बहुत जरूरी हो जाता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लॉन्गेस्ट रिटन, लेंथिएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है दुनिया का। सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन पूरे विश्व का है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे बड़ा। 400 प्लस हमारे पास आर्टिकल्स हैं हमारे संविधान में अब, और कितने ही अमेंडमेंट्स बदलाव हो चुके हैं। तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन सबसे लेंथिएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें बदलाव की जरूरतें पड़ती हैं, और ये बात हमारे संविधान के निर्माताओं को पता थी। तो उन्होंने संविधान के अंदर इस चीज को ओपन रखा है कि भाई
आप संविधान में जब जैसे, क्योंकि देखो 70 साल से ज्यादा हो चुके हैं, चीजें बदल चुके हैं, अब नए नियम कानूनों की जरूरत है, तो उन्होंने ये ओपन सिस्टम कर रखा था कि संविधान ऐसा नहीं है कि भाई हमने एक बार बना दिया तो ये चेंज नहीं हो सकता है। उन्होंने संविधान को बदलने की प्रॉपर प्रोसीजर दिया हुआ है कि आप संविधान को बदल भी सकते हैं। तो ये ऑप्शन ओपन रखा गया है कि भाई आपको संविधान को अगर अपडेट करना है तो आप उसमें अमेंडमेंट्स कर सकते हैं। अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है? अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है? बदलाव। अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है? बदलाव, चेंजेस। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जब हम चेंजेस करते हैं तो उसको बोला जाता है बदलाव। तो भाई समाज में या लोगों की जरूरतों में अगर कोई बदलाव है तो आप कॉन्स्टिट्यूशन में भी बदलाव कर सकते हैं, मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस अलाउड हैं। नेक्स्ट थिंग कि ऑल्दो हमारा संविधान बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड भाषा में लिखा गया है और उसको हर व्यक्ति के लिए समझ पाना मुश्किल है, लेकिन रियलिटी में जब आप उसको इंप्लीमेंट करते हैं ना तो वो बहुत ईजी हो जाता है। जैसे इलेक्शन को समझना वो आसान है, उतना मुश्किल नहीं है, राइट? प्रोसेस को समझना आसान है, उसका जो लिखा गया है उसको जिस तरीके से, वो माना बहुत कठिन है, लेकिन उसकी प्रोसेसेस बहुत ज्यादा ईजी हैं। जब उसको इंप्लीमेंट किया जाता है तो पावर बहुत ईजी है। जैसे हमारा संविधान बताता है कि सरकार कैसे बनेगी, सरकार के पास क्या क्या पावर हैं, जो डिसीजन वो ले सकते हैं, किस हद तक डिसीजन ले सकते हैं, उनके ऊपर क्या क्या लिमिटेशंस हैं, और कहां पर वो गलत है तो उनके ऊपर कैसे सवाल उठाया जा सकता है। आगे आने वाले चैप्टरों के अंदर हम यही बात करेंगे कि अब संविधान की जो वैल्यूज हैं उन्हें भारत के अंदर किस प्रकार से स्थापित किया गया है और कैसे कैसे हम अपने संविधान को फॉलो करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं भारत के अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के अंदर। ठीक है, सो आई होप चैप्टर समझ आया होगा। बहुत ज्यादा डिटेल में कोई बातें नहीं है, बेसिक चीजें ही हैं इसमें। एक बार चैप्टर पढ़ेंगे आपको सारी बातें समझ आ जाएंगी। अब देखिए पेपर नजदीक आ रहा है तो कुछ दो तीन बातें करना चाहूंगा मैं आप लोगों के साथ कि भाई एनसीईआरटी बुक्स को प्लीज पढ़ते रहिए। एनसीईआरटी बुक्स पर आपका मेन फोकस होना चाहिए। किताब को बार बार पढ़ो, किताब में ही हो सके तो शॉर्ट नोट्स बना लो, और पीवाईक्यूज को भी सॉल्व करना शुरू करो। पीवाईक्यू क्या होता है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सीबीएसई ने कई सारे सैंपल पेपर निकाल दिए हैं। इनफैक्ट सीबीएसई ने इस बार तो ये भी बोला है कि भाई 50% क्वेश्चन जो होंगे वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन होंगे। मतलब अब उनको आपकी समझने की जो क्षमता है उसको टेस्ट करना है। उनको ये नहीं देखना है कि आपने किताब कितनी रटी है, उनको ये देखना है कि आपने टॉपिक को कितना समझा है। और मेरी कोशिश भी हमेशा से यही है कि मैं आपको टॉपिक्स को समझाने के तौर पर लेकर आऊं। एग्जाम तो हम सब देंगे ही, बट यहां पर आपसे वैल्यूज के ऊपर बात होगी। आपने क्या समझा है उस टॉपिक से, आपने क्या सीखा है टॉपिक से, वो जानना चाहता है सीबीएसई। तो बहुत जरूरी हो जाता है कि हर एक टॉपिक को थोड़ा डिटेल में समझें हम लोग, राइट? उससे कुछ सीखें, उसको कुछ जाने। चलो, सो दैट्स ऑल फॉर इन दिस चैप्टर। आई होप दोस्तों मजा आया होगा। मिलता हूं मैं आपसे अगली क्लास के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। मुस्कुराते रहिए और याद रखिएगा हमारा मोटो, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। थैंक यू वेरी मच पीपल, टेक केयर, बाय बाय, कीप स्माइलिंग।